हेलो एवरीवन, दिस इज़ भावना। आप सभी का स्वागत है कॉलेज विद भावना में। तो कैसे हैं सभी? होपफुली सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि 23 तारीख का आपका एग्ज़ाम है कंटेम्प्रेरी इंडियन एजुकेशन का। बाकी आगे जो हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। ठीक है, तो हम आज करने वाले हैं सोशल साइंस। क्या करेंगे? सोशल साइंस, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी। डेली बाय डेली हम एक पेडागोजिकल सब्जेक्ट कर रहे हैं, और आज सोशल साइंस की जो क्लास है वो काफ़ी बड़ी भी है और बहुत सारे टॉपिक इसके अंदर हैं जो पिछले 3 साल के अंदर लॉन्ग में टॉपिक पूछे गए हैं, वो ऑलमोस्ट सारे ही मैंने रखे हैं। और इससे पहले जो पार्ट 1 आया था, कुछ क्वेश्चन कुछ टॉपिक उसके अंदर भी मैंने कराए थे। तो सबसे पहले आपको पार्ट 1 देखना है, फिर आज ये पार्ट 2 है, फिर इसे देखेंगे तो आपकी ऑलमोस्ट सारी सोशल साइंस हो जाएगी। और सोशल साइंस में एक चीज़ और मैंने देखी, जितना मैंने ऑब्जर्व किया, कि इसमें ना पेपर के पेपर भी रिपीट हो जाते हैं। सोशल साइंस क्या, पेडागोजिकल सब्जेक्ट पे जो ये पेपर एग्जामिनर सेट करता है, पता नहीं क्या होता है। पेडागोजिकल सब्जेक्ट में बहुत बार पेपर रिपीट हुए हैं, डिक्टो पेपर की जो पहले आया वही दोबारा आ गया, 2 साल पहले जो पेपर आया वही सेम आ गया। तो इसलिए पेपर पे ही हम फोकस कर रहे हैं फिलहाल। तो आज ये कंप्लीट क्लास होने वाली है, तो सेशन में आपको एंड तक बने रहना है। और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें कॉलेज विद भावना को, क्योंकि यहाँ क्लासेस चल रही हैं बीएड की। और आपका जो कंटेम्प्रेरी का पेपर है, अगर आपने अब तक कुछ नहीं पढ़ा है तो 4 क्लास मैंने कराई है, 4 मैराथन में कंप्लीट बुक का रिवीजन मैंने कराया है। तो वो क्लास आप जाके देख सकते हैं अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है, और आपने अगर पढ़ भी रखा है तो भी रिवाइज कर सकते हैं। 4 क्लास में पूरी बुक कंप्लीट है। ठीक है, प्लेलिस्ट बनी हुई है रिवीजन सीरीज के नाम से, तो वहाँ जाके देख सकते हैं, चैनल के फोल्डर में जाके देख सकते हैं। और टॉपिक वाइज किसी को पढ़ना हो तो 20 से 25 टॉपिक वाइज क्लासेस हैं। बाकी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी अलग से मैंने इसके कराए हुए हैं। इसके क्या, सारे ही सब्जेक्ट के कराए हुए हैं, कंटेम्प्रेरी का भी, फिलॉसफी का भी, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर का भी। और एक सब्जेक्ट और रह गया, कौन सा रह गया? ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, फिलॉसफी हो गया, कंटेम्प्रेरी हो गया, टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी। तो इसकी भी मैंने सारी क्लासेस करा दी हैं। बस टीचर टीचिंग टेक्नोलॉजी की रिवीजन सीरीज की क्लासेस बच रही हैं, उसका भी एक पार्ट हम कर चुके हैं। ठीक है, बाकी हमने सारा कंटेंट कर लिया है जो बीएड फर्स्ट ईयर में पूछा जाता है। अगर आपने सारा पढ़ लिया है जितना मैंने कराया है, तो आपके 80% लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, 80% आपके आराम से आ जाएंगे अगर आप पूरे पेशेंस के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, और लेट्स क्रैक को भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सी टेट का फॉर्म फिल किया है, क्योंकि सी टेट की क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं। मैं सी टेट की सीडीपी हम यहाँ कर रहे हैं। पिछले 4 हम कल भी हमने पेपर किया है, आज भी हमने पेपर किया है। 3-4 दिन से हम, पेन को क्या हो गया भाई, 3-4 दिन से डेली पेपर कर रहे हैं हम। 2019 में जुलाई में जो पेपर हुआ था वो भी हमने कर लिया है, दिसंबर में जो हुआ था वो भी हमने कर लिया है, पेपर फर्स्ट भी कर लिया है, और आज की वीडियो मिला के पेपर सेकंड भी हो गया है। तो यहाँ जाके आप सीडीपी भी देख सकते हैं। इसी तरीके से अब तक जितने भी पेपर हुए हैं सारे हम करने वाले हैं, चाहे सीडीपी हो, इंग्लिश हो, मैथ पेडागोजी हो, हिंदी पेडागोजी हो, ईवीएस का कंटेंट और ईवीएस की पेडागोजी हो। ठीक है, और सेकेंड पेपर का साइंस। तो ये बात हुई। बाकी चलते हैं सेशन में, बिल्कुल एंड तक बने रहना है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, कुछ भी आपको पर्सनली मैसेज करना हो, कुछ भी पूछना हो, कुछ भी कहना हो। ठीक है, और जो पीडीएफ मिलती हैं, जितना भी मैंने अब तक कराया है या करा रही हूँ, वो टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम है कॉलेज विद भावना के नाम से, आप सर्च भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, और अगर वहाँ से भी जाना नहीं आ रहा है तो कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में मैं आपको दे दूँगी लिंक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करिए कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2019 में पूछा गया है कि व्हाट इज माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण क्या है। एक्सप्लेन द साइकिल ऑफ माइक्रो टीचिंग इन डिटेल, यानी पूरी साइकिल को डिटेल में बताना है। यानी कहने का मतलब है माइक्रो टीचिंग के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं वो सारी डिटेल में बतानी है, चाहे स्किल्स हों, चाहे माइक्रो टीचिंग के स्टेप्स हों, सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये भी हम करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन यानी और करके पूछा गया था कि व्हाट इज लेसन प्लानिंग, मेक अ लेसन प्लान ऑन एनी टॉपिक ऑफ सोशल साइंस टीचिंग फॉर क्लास 8। तो आज मैंने क्या है, लेसन प्लान भी रखा है। लेसन प्लान वो वाला लेसन प्लान नहीं रखा है, लेसन प्लान यानी किस तरीके से हम इंट्रोडक्शन में कितना क्या हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है, फिर सेकंड जो स्टेप है उसमें क्या ऑब्जेक्टिव रहता है, तो ये भी हम बना के पेपर में आ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी हमने रखा है बहुत अच्छी तरह। थर्ड क्वेश्चन है हाउ विल यू ऑर्गेनाइज को करिकुलर एक्टिविटीज
को करिकुलर एक्टिविटीज क्या होती हैं? करिकुलर एक्टिविटीज जो क्लास के अंदर की एक्टिविटीज होती हैं, क्लास के अंदर जो गतिविधियां होती हैं। को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं क्लास के बाहर जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, ठीक है, जैसे कि फील्ड ट्रिप पे जाना, खेलना कूदना, स्पोर्ट्स, सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो फील्ड ट्रिप को एक्सप्लेन करना है सोशल साइंस में डिटेल में, तो ये भी है क्वेश्चन। आगे चलते हैं फिर नेक्स्ट जो आने वाले सालों में पूछे गए थे कि डिफाइन करिकुलम, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइनिंग अ सोशल साइंस करिकुलम, कि पाठ्यचर्या क्या होता है, पाठ्यचर्या को परिभाषित करें, सामाजिक विज्ञान पाठ्यचर्या तैयार करने के मूल सिद्धांत क्या हैं, तो इसके प्रिंसिपल पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट इज प्रोजेक्ट मेथड, तो प्रोजेक्ट मेथड क्या है, किसने दिया है, कौन कौन से इसके अंदर स्टेप्स हैं, कुछ प्रोजेक्ट बताने हैं जो हम सोशल साइंस में कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग फील्ड ट्रिप्स इन टीचिंग साइंस, तो फील्ड ट्रिप का क्वेश्चन तो जो पीछे है उसी से ये हो जाएगा। नेक्स्ट है डिफाइन इवैल्यूएशन, व्हाट आर इट्स पर्पस, डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड टेस्ट, यानी मूल्यांकन क्या होता है, क्या इसका उद्देश्य है, और एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम करने वाले हैं। आगे भी हैं कुछ क्वेश्चन, देखो सेम क्वेश्चन है बिल्कुल, 2016 में सेम क्वेश्चन है, जो मैंने पीछे दिखाए हैं ये 2018 और 19 के हैं, और 2016 का है कि डिफाइन करिकुलम, व्हाट आर द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिजाइनिंग अ सोशल साइंस करिकुलम, और देखो ये अब ये आप खुद ही देख सकते हैं कि 2016 में भी सेम क्वेश्चन है, 2018 में भी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सूक्ष्म शिक्षण क्या है, वैसे तो मैं इसकी अलग से भी क्लास बना चुकी हूँ माइक्रो टीचिंग की, लेकिन थोड़ी सी स्पीडली चलेंगे और जिससे जो लोग नए हैं उनके कंसेप्ट क्लियर हो जाए, जो पुराने हैं उनका रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग बेसिकली दी किसने है, ये तो पूछा ही जाता है, ए ड्वाइट एलन ने दिया है, यानी AW ड्वाइट एलन ने दिया है। कहाँ के थे ये, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे, 1963 में दिया है इन्होंने। देखो माइक्रो टीचिंग क्या होता है, यानी जब हम बीएड करते हैं तो उसमें हमारी माइक्रो टीचिंग होती है, यानी 15 दिन के लिए हम स्कूल में पढ़ाने जाते हैं, बीएड फर्स्ट ईयर में। सेकंड ईयर में 6 महीने 3 महीने की होती है। ये किस लिए होती है, इसे हम माइक्रो टीचिंग बोलते हैं, जिससे कि टीचर का जो बिहेवियर है वो डेवलप हो सके, टीचिंग एक्टिविटीज़ डेवलप हो सके, यानी पढ़ाना आ सके, हमें किस तरीके से बच्चों के साथ बिहेव करना है ये हमें आ जाए, सारी चीज़ें जो हम क्लास के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं वो सारी हमारे अंदर डेवलप हो जाएं, तभी तो एक अच्छा टीचर कहलाता है। तो माइक्रो टीचिंग क्या है, एक साइमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग है जो कि फीडबैक देती है टीचर ट्रेनीज को। टीचर ट्रेनीज जैसे कि आप लोग हैं प्यूपिल टीचर, जिनका मॉडिफिकेशन होता है बिहेवियर का, बिहेवियर आपका मॉडिफाई होगा अगर आप कहीं पढ़ाने जाएंगे तो आपके अंदर स्किल्स डेवलप होती हैं, ठीक है। डेफिनेशन दी है एडवाइट एलन ने कि ये क्या है, स्केल डाउन टीचिंग एनकाउंटर है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि स्केल डाउन प्रोसेस है माइक्रो टीचिंग, ठीक है। आगे चलते हैं फिर, तो अकॉर्डिंग टू BM शोर इन्होंने डेफिनेशन दी है कि भाई माइक्रो टीचिंग क्या है, रियल टीचिंग है, क्योंकि ये रियल टाइम होती है कि भाई टीचर एक प्रोफेसर आपको पीछे से देखता रहता है कि आप कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या आपके अंदर कमी है, क्या अच्छी बात है। रिड्यूस्ड इन टाइम, कम टाइम में पढ़ाना होता है, कम ही बच्चों को पढ़ाना आता है, लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट रहते हैं, 8 से 10 बच्चे रहते हैं, रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ उसके अंदर होती हैं। तो सारी डेफिनेशन के बेस पे ये कंक्लूड किया गया है कि माइक्रो टीचिंग क्या है, एक रियल टीचिंग है, यानी वास्तविक शिक्षण है। ये शिक्षण परीक्षण की एक तकनीक है, यानी एक टेक्निक है टीचर्स को ट्रेनिंग देने की। ये क्या है, कंप्लीटली इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या होता है कि हर एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है। जैसे कि आप लोग अगर माइक्रो टीचिंग करने गए होंगे तो अलग अलग बच्चे को फीडबैक दिया जाता है, प्रोफेसर जाते हैं कमरे में और हर बच्चे को अलग से फीडबैक देते हैं, यानी हर एक टीचर ट्रेनी को फीडबैक दिया जाता है। इट कैन बी कंट्रोल बाय प्रैक्टिस बाय फीडबैक, यानी कैसे सिखाया जाता है, रेगुलर प्रैक्टिस करके, टाइम टू टाइम फीडबैक देके कि बेटा यहाँ नहीं खड़ा होना है, चौक को ऐसे नहीं पकड़ना है, डस्टर को ऐसे पकड़ना है, बच्चों से ऐसे बोलना है, आवाज़ इतनी रखनी है, पिच इतनी रखनी है। तो ये क्या है, साथ के साथ टीचर फीडबैक देते रहते हैं। ये बहुत ही सिंपल और शॉर्ट फॉर्म है टीचिंग की, ठीक है। तो ये तो आप लिख ही देंगे। एडवांटेज क्या है, इसके लाभ क्या है, टारगेटेड स्किल डेवलपमेंट की, बच्चों के अंदर स्किल विकसित होती हैं। जो बच्चे यानी बीएड वाले प्यूपिल टीचर, उन्हें हम प्यूपिल टीचर भी बोलते हैं, टीचर ट्रेनी भी बोलते हैं, ठीक है। उन्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, अलग से फीडबैक मिलता है, सभी को अपने आप को प्रदर्शन करने का, अपने आप को रिफ्लेक्ट करने का, प्रतिबिंब करने का मौका मिलता है। टाइम एंड कॉस्ट एफिशिएंसी, यानी समय और लागत दक्षता भी लगती है, यानी कितना टाइम उन्हें मिल रहा है और कितनी उनके अंदर दक्षता आ रही है, फ्लुएंसी आ रही है।
इसके अंदर स्टेप्स कौन कौन से हैं? डिफाइन अ स्पेसिफिक स्किल यानी विशिष्ट कौशल को परिभाषित करना, अपनी जो स्किल है उनका प्रदर्शन करके दिखाना। स्किल्स यानी देखो हर तरीके का, हर 10 बच्चे हों तो 10 का ही क्या होता है, पढ़ाने का तरीका अलग होता है, तो अपनी अपनी स्किल्स को डेमोन्स्ट्रेट करना। माइक्रो लेसन प्लान बनाना यानी घर से प्लानिंग करके जाना कि क्या पढ़ाना है, छोटे से ग्रुप को पढ़ाना, फिर उस ग्रुप को जब पढ़ा रहे हैं तो साथ के साथ फीडबैक लेना, फिर फीडबैक लेने के बाद अगर बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा से प्लानिंग करना, या फिर पढ़ाना नहीं आ रहा है तो दोबारा से प्लानिंग करना, दोबारा से पढ़ाना, फिर दोबारा से मूल्यांकन लेना। ठीक है, तो इस तरीके से आप साइकिल पेपर में बना के आ सकते हैं कि पहले क्या है, प्लानिंग करनी है, फिर 6 मिनट पढ़ाना है, फिर 6 मिनट फीडबैक लेना है, फिर 12 मिनट दोबारा प्लानिंग करनी है, फिर दोबारा से पढ़ाना है, फिर दोबारा से फीडबैक लेना है। तो ये साइकिल क्या है, गोज ऑन चलती रहती है। ठीक है, तो इसके अंदर 6 स्टेप हैं, यही जो पीछे हमने देखे हैं, प्लान, टीच, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच एंड रीफीडबैक। तो सारे इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि पहले हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे, कोई भी टॉपिक जो हमें क्लास के अंदर पढ़ाना है वो टॉपिक अपना सेलेक्ट करेंगे, उसे पूरा तैयार करके जाएंगे कि क्लास के अंदर हमें कौन कौन सी एक्टिविटी करानी है, भाई पहले से प्लानिंग कर लेंगे। फिर 6 मिनट तक पढ़ाएंगे, जो हम प्लानिंग करके आए हैं वो सारा हम क्लास के अंदर पढ़ाएंगे। इस पढ़ाने से क्या होगा, हमारा जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई होगा, बच्चों के अकॉर्डिंग हम पढ़ाएंगे। अगर बच्चों को नहीं समझ आ रहा है तो फिर हम क्या करेंगे, दोबारा से प्लानिंग करेंगे या फिर अपना मेथड चेंज करेंगे। तो यानी 6 मिनट हमें पढ़ाना है, इससे हमारी टीचिंग स्किल डेवलप होंगी। फिर बच्चों से फीडबैक लेंगे, बच्चों से क्वेश्चंस पुट आउट करेंगे जिससे कि पता चल जाए कि कितना उन्हें समझ आ रहा है। फिर अगर बच्चे रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो दोबारा से प्लानिंग करेंगे 12 मिनट तक, यानी दोबारा से अपने पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे, जो भी चैप्टर पढ़ाना है, या फिर कोई नया चैप्टर प्लान कर रहे हैं कि भाई ये मुझसे नहीं हो रहा, मैं तो दूसरा पढ़ाऊंगा या पढ़ाऊंगी। फिर दोबारा से पढ़ाएंगे 6 मिनट, फिर उसके बाद दोबारा फीडबैक लेंगे। ठीक है, तो ये साइकिल चलती रहती है। टीचिंग स्किल्स यानी शिक्षण कौशल, ये क्या है, टीचिंग स्किल्स इज दैट बिहेवियर ऑफ द टीचर विच फैसिलिटेट्स प्यूपिल्स लर्निंग डायरेक्टली। फिर है टीचिंग स्किल यानी माइक्रो टीचिंग में हमारी स्किल्स डेवलप होती हैं, पढ़ाने के कौशल विकसित होते हैं कि हमें कैसे पढ़ाना है, कैसे अपने बिहेवियर को मॉडिफाई करना है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करानी है, क्या चेंजेस हमारे अंदर आने चाहिए। तो बहुत सारी स्किल होती हैं कोर टीचिंग स्किल्स, यानी जो हर सब्जेक्ट के लिए कारगर हैं, हर सब्जेक्ट में काम आती हैं। ठीक है, फर्स्ट है स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चंस, यानी बच्चों से क्वेश्चंस पुट आउट करना। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, एक्सप्लेन करना। स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन विद एग्जाम्पल, यानी बच्चों को जब हम पढ़ा रहे होते हैं तो चित्रों के थ्रू पढ़ाना, पिक्चर्स के थ्रू पढ़ाना, इमेजेस के थ्रू पढ़ाना। स्टिमुलस वेरिएशन के थ्रू पढ़ाना। स्टिमुलस वेरिएशन यानी अपने ही गेस्चर्स चेंज कर लेना। गेस्चर्स क्या है, हाथों की क्रियाएं चेंज करना कि भाई हाँ हाथ किस तरीके से हिला रहे हैं। ऐसे नहीं है कि एक जगह रोबोट खड़े होकर पढ़ा रहे हैं रोबोट की तरह, तो ऐसे नहीं है, चलते फिरते रहना है, हाथ पैर हिलाना है। और अगर बोर्ड के एक साइड खड़े हैं तो दूसरी बार दूसरी साइड खड़े हो जाए। तो ये होता है कि गेस्चर्स चेंज करते रहो जिससे कि बच्चों को भी बोरिंग ना लगे। स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन देना कि बच्चों से क्वेश्चंस पूछना है, फिर बच्चे टीचर से क्वेश्चन पूछे, साथ के साथ फीडबैक भी लेते रहें। क्लास को मैनेज करना, तो ये कौशल भी विकसित होना चाहिए कि क्लास को किस तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि क्लास को मैनेज करना भी आना चाहिए। अब तक लैपटॉप चार्जिंग पे लग रहा था तो थोड़ी सी अनवांटेड सी नॉइस हो रही होगी, अब मैंने हटा दिया है। ठीक है, स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड को किस तरीके से हमें यूज़ करना है कि भाई साइड में खड़े होकर लिखना है। ऐसा नहीं है कि लिखती बार हम पूरा ही ढक रहे हैं, सामने ही अड़ रहे हैं बच्चों के, तो बच्चे मुंह पे हाथ रख के देख रहे हैं कि टीचर कब सामने से हटेगा, कब हम लिखेंगे अपनी कॉपी में। तो ब्लैक बोर्ड स्किल भी आनी चाहिए कि कहाँ हमें डेट लिखनी है, कहाँ टॉपिक लिखना है, कहाँ सब टॉपिक लिखना है, कितने बच्चे क्लास के अंदर प्रेजेंट हैं, एब्सेंट है, वो सारा जो हम करते हैं। स्किल ऑफ इंट्रोड्यूसिंग अ लेसन, फिर लेसन को इंट्रोड्यूस करने की स्किल भी आनी चाहिए। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन स्किल। इंट्रोडक्शन स्किल क्या होती है कि जब हम क्लास में जाते हैं तो बच्चे जो हैं उन्हें कुछ ना कुछ तो नॉलेज होती है भाई, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो। तो जब भी हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हमें बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से जोड़ के ही आगे पढ़ाना चाहिए, यानी पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ के पढ़ाना चाहिए। उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रोडक्टरी स्किल बोलते हैं। स्टिमुलस वेरिएशन यानी हमें अपने गेस्चर्स या पोजीशन चेंज करते रहनी चाहिए टाइम टू टाइम, जैसे कि हाथों की मूवमेंट, अपने पैरों की मूवमेंट, अपने आंखों को इधर उधर घुमाना, वॉइस को ऊपर नीचे करना, मुंह को थोड़ा बहुत हिलाना है। ठीक है, तो ये रेगुलर इंटरवल पे करते रहना चाहिए जिससे कि क्लास में बोरियत ना आए, बच्चे बोर ना हो, बच्चों को बोरिंग ना लगे और इंटरेस्ट भी आता रहे। ठीक है, तो ये है स्टिमुलस वेरिएशन यानी प्रोत्साहन भिन्नता। इलस्ट्रेशन यानी चित्रण, यानी जब भी हम पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को कोई भी तथ्य है, कोई भी कंसेप्ट, तो बच्चों को क्या है, एग्जाम्पल, चार्ट्स, मॉडल के थ्रू पढ़ाएं।
क्वेश्चनिंग स्किल यानी बच्चों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ये और भी इफेक्टिव होता है। अगर बच्चों से हम क्वेश्चंस पूछते हैं, बच्चे टीचर से क्वेश्चन पूछते हैं, तो क्या है, कंटेंट और टॉपिक क्या है बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो क्वेश्चन जो क्वेश्चनिंग स्किल है, अगर ये शॉर्ट में पूछा जाए तो मैंने थोड़ा सा फालतू भी रखा हुआ है, क्योंकि ये टॉपिक मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ कितनी बार, ठीक है। फिर है क्वेश्चन के लेवल कैसे होने चाहिए, कि लो लेवल के क्वेश्चन बिल्कुल निम्न स्तर के क्वेश्चन हो जो हर बच्चा कर सके, हाई लेवल क्वेश्चन यानी जो इंटेलिजेंट बच्चे कर सके, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यानी जिनमें बच्चों को एक्सप्लेन करने का मौका मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वो एक्सप्लेन कर सकें, कंपैरिजन क्वेश्चन यानी दो क्वेश्चन दो टॉपिक को हम एक साथ लिख देते हैं, जैसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, कुछ भी लिख सकते हैं, दो टॉपिक को तुलना करने वाले क्वेश्चन। इसी तरह की क्वेश्चनिंग टेक्निक कौन कौन सी हो सकती है, रीडायरेक्शन टेक्निक हो सकती है, कि इसमें क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज मोर यानी बच्चे इसमें ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा क्लास के अंदर बच्चे हों तो रीडायरेक्शन टेक्निक को हम फॉलो करते हैं, ठीक है। सेकंड है प्रॉम्प्टिंग यानी संकेत देना, कि बच्चों को थोड़ा सा हिंट और क्लू देना जिससे कि वो आंसर दे सकें क्वेश्चंस का, जैसे कि बच्चे को हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं और उसे आ नहीं रहा है तो थोड़ा सा हिंट दे दें, क्या है, प्रॉम्प्टिंग यानी संकेत देना। प्रोबिंग यानी in order to cultivate students thinking power and critical awareness, this is used by the effective application of why, how and what aspect, यानी क्वेश्चंस पूछना कि कैसे हुआ, बच्चे नहीं पूछते हैं कि सर ये कहाँ से आया, ये कैसे हुआ, ये कैसे होगा, क्यों हो रहा है, तो ये क्या है, प्रोबिंग करना, ठीक है। स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग यानी अब ये नेक्स्ट स्किल है। क्वेश्चनिंग स्किल थोड़ी सी हमने डिटेल में रखी हुई है, ये क्वेश्चनिंग स्किल शॉर्ट में पूछी जाती है, इसलिए क्वेश्चंस के लेवल रख लिए हैं कि कितने लेवल के क्वेश्चन होते हैं और कौन कौन सी टेक्निक होती हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो स्किल है वो है स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग, यानी हम टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। तो इफेक्टिव टीचर वो होता है जो अच्छे से कंसेप्ट को एक्सप्लेन करता है, बच्चों को क्लियर हो जाता है, समझ में आता है। जो बहुत ज़्यादा हार्ड टॉपिक होता है, कोई भी हार्ड टॉपिक है उसे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ा दो, वो क्या हो जाता है, इजी बन जाता है, ठीक है। तो ये होता है व्याख्या करने का कौशल। स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट यानी सुदृढ़ीकरण का सिद्धांत, इसे पुनर्बलन का सिद्धांत भी हम कहते हैं, यानी बच्चों को टाइम टू टाइम फीडबैक देना और बच्चों से लेना भी कि भाई हम कैसा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होते हैं, अगर बच्चों को टाइम टू टाइम हम फीडबैक दे रहे हैं, प्राइज दे रहे हैं, प्रेज दे रहे हैं, यानी उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो इससे बच्चे क्या है, मोटिवेटेड रहते हैं, पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं, उनका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, उनके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं और उनका जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी अच्छा आता है। फिर है स्किल ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट, यानी क्लास को किस तरीके से मैनेज करना है, तो ये भी एक कौशल होता है कि भाई क्लास में एक अच्छा एनवायरनमेंट बना रहे, सभी बच्चे पढ़ने में शामिल हों, सभी बच्चे अच्छी तरीके से सीखें, एक प्रोडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्लास के अंदर होना चाहिए, ठीक है। स्किल ऑफ यूजिंग ब्लैक बोर्ड, यानी ब्लैक बोर्ड को उपयोग करने का कौशल, कि भैया हमें ब्लैक बोर्ड को कैसे उपयोग करना है, कैसे लिखना है, हमारी राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। जो हम ब्लैक बोर्ड पे डायग्राम बना रहे हैं, कई सारी चौक का प्रयोग करके बना सकते हैं, सुंदर सा जो लगे, विजुअली रिप्रेजेंट कर सकते हैं चीज़ों को, जिससे बच्चों को बढ़िया तरीके से समझ आए, ठीक है। तो होपफुली ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लेसन प्लानिंग का, कि लेसन प्लानिंग क्या होती है। कोई भी एक लेसन प्लान बनाना है सोशल साइंस का क्लास 8th के लिए, 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो भाई लेसन प्लानिंग क्या होती है, यानी पाठ योजना। भाई हम स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाठ की योजना बनाएंगे, लेसन को प्लान करेंगे कि भैया हमें कौन, अब देखो अब बिना लेसन प्लानिंग के अगर आ जाएं, जैसे कि मैं आ जाऊं पढ़ाने यहीं ऑनलाइन, तो फिर मैं आपसे पूछूं कि बताओ आज क्या पढ़ोगे, तो 100 बच्चे जुड़ जाएं तो वो तो अलग अलग टॉपिक बताएंगे, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। तो लेसन प्लानिंग क्या होती है, पहले से ही स्ट्रक्चर्ड होती है, डिजाइनिंग अ स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड प्लान ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर अ पार्टिकुलर टॉपिक और सब्जेक्ट, यानी कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट की हमें क्लास में जाके क्या पढ़ाना है उसे पहले से ही तैयार करके लेके जाना, कि कितना पढ़ाना है, कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, क्या हमारे उद्देश्य रहने चाहिए पढ़ाने के, किस मेथड से हमें पढ़ाना है, क्या मटेरियल रहना चाहिए कि किस मटेरियल के थ्रू पढ़ाएंगे, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हमें करवानी है जो लर्निंग प्रोसेस में सपोर्ट करेंगे बच्चों को। तो ये होती है लेसन प्लानिंग, ठीक है। लेसन प्लानिंग का टॉपिक अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो कॉमन टॉपिक की इसकी वीडियो बनाई हुई है, वो आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि अब की बार ये पूछा है, क्या पता अगली बार कंप्लीट लेसन प्लानिंग पूछ ले, ठीक है। तो वहाँ जाके छोटी सी मैंने लाइव सेक्शन में मिलेगी, लाइव में कराया था, लेसन प्लानिंग भी कराया है, करिकुलम, माइक्रो टीचिंग, इवैल्यूएशन, सारे टॉपिक कराए हैं, ठीक है। तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं, स्पीड बढ़ा के देख लिया करें अगर टाइम की कमी लगे तो।
अरे भाई क्या हो गया। सब्जेक्ट सोशल साइंस ग्रेड 8 यानी 8वीं क्लास का टॉपिक है। तो हम सबसे पहले जब लेसन प्लानिंग करते हैं तो उसमें कौन सी स्किल हमारी होती है, टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू डेमोक्रेसी, यानी क्या है, लोकतंत्र का परिचय। तो ये टॉपिक है 8th क्लास का। इसमें हम पहले क्या करेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, यानी सीखने का मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है। तो अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स इंपॉर्टेंस, यानी लोकतंत्र की अवधारणा और इसके महत्व को समझें। आइडेंटिफाई द की फीचर्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र की प्रमुख विशेषता और सिद्धांतों की पहचान करें। रिकॉग्नाइज डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी अराउंड द वर्ल्ड, यानी दुनिया भर में लोकतंत्र के विभिन्न रूपों को पहचानें। एनालाइज द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के लाभ और हानियों का विश्लेषण करें। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। जैसे कि आपने जब लेसन प्लान बनाया होगा तो उसमें क्या है, जनरल ऑब्जेक्टिव रहते हैं एक, तो है ना, एक होते हैं स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, है ना। तो यानी ये वही ऑब्जेक्टिव है कि अपने पहले उद्देश्य सेट करें कि हमें क्लास में क्या पढ़ाना है, क्या हमारे उद्देश्य रहने चाहिए, ठीक है। फिर हम क्लास में मटेरियल कौन कौन से यूज करेंगे, लेसन प्लान में नीचे लिखा होता है सामग्री जो हमने कौन सी यूज की है ना। इसी तरीके से कि बोर्ड है, डस्टर है, चौक है, तो इसमें हमने व्हाइट बोर्ड, मार्कर और ब्लैक बोर्ड, चौक यूज कर रहे हैं, चार्ट पेपर और मार्कर यूज कर सकते हैं। हैंड आउट विद डेफिनेशन एंड एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेसी, यानी एक चार्ट ले रखा है जिसमें हमने एग्जांपल और डेमोक्रेसी की डेफिनेशन है। और टेक्स्ट बुक भी हम यूज़ कर रहे हैं, टेक्स्ट बुक को एज अ रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं। वीडियो क्लिप्स भी हैं कि हम बच्चों को वीडियो के थ्रू, इमेजेस के थ्रू भी पढ़ाएंगे। तो ये मटेरियल यूज़ किया गया है लेसन के अंदर, लेसन प्लानिंग के अंदर, ठीक है। जो लेसन की ड्यूरेशन है, यानी पढ़ाने की जो ड्यूरेशन है वो 45 मिनट, अपने पास से भी लिख सकते हैं 30 मिनट, 35 मिनट, जितना भी लिखना चाहें। ये तो एक तरीके से ये तो फॉर्मेट है, ठीक है, कि भाई लेसन प्लान का हम टॉपिक तो याद करके नहीं जाएंगे कि 5 क्वेश्चन शुरू में हमने याद करे फिर आगे डेफिनेशन याद करेंगे, ऐसा नहीं है। हमें क्या है, लेसन प्लानिंग का फॉर्मेट वहाँ बना के दिखाना है कि भैया हम लेसन प्लानिंग ऐसे करेंगे कि पहले हम ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, फिर हमने मटेरियल क्या यूज़ किया है, फिर हमारी क्या प्रक्रिया रहने वाली है। तो फर्स्ट है वार्म अप 5 मिनट, इंट्रोडक्शन 10 मिनट, यानी पूरा ये 15 मिनट का प्रोसेस है। वार्म अप यानी बच्चों को तैयार करना। तो बिगिन द लेसन बाय आस्किंग स्टूडेंट टू डिफाइन द टर्म डेमोक्रेसी इंडिविजुअली, यानी बच्चों को तैयार करना कि बताओ बच्चों डेमोक्रेसी के बारे में कुछ जानते हो कि नहीं जानते हो, अगर जानते हो तो बता दो डेमोक्रेसी क्या होता है। कुछ बच्चे डेफिनेशन भी शेयर करेंगे क्लास के साथ, उनके रेस्पॉन्स लिखने हैं बोर्ड पे। इनिशिएट अ ब्रीफ डिस्कशन टू आइडेंटिफाई कॉमन एलिमेंट, यानी उन बच्चों से ये पता चल जाएगा कि बच्चे कितने जानते हैं डेमोक्रेसी के बारे में। फिर इंट्रोडक्टरी स्किल पे हम आएंगे कि बच्चों का जो पूर्व ज्ञान है, यानी हमें पता चल गया कि बच्चों कितने जानते हैं। फिर एक क्लियर डेफिनेशन उन्हें प्रोवाइड कराएंगे डेमोक्रेसी की, और उसकी इंपॉर्टेंस बताएंगे कि इसकी लोकतंत्र की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्वता है सोसाइटी के अंदर। उसके बेसिक प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे डेमोक्रेसी के, जैसे कि इक्वलिटी, फ्रीडम एंड पॉपुलर पार्टिसिपेशन। कुछ एग्जाम्पल्स यूज करेंगे, इलस्ट्रेट करेंगे, यानी प्रदर्शन करके दिखाएंगे उन प्रिंसिपल्स के। बच्चों को एनकरेज करेंगे तो जिससे कि वो इस टॉपिक को अपने जीवन से जोड़ सकें, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। फिर मेन एक्टिविटी पे आएंगे, यानी फिर चैप्टर पे आएंगे। अब इंट्रोडक्शन तो हो गया, आप बताएंगे कि भाई कितने तरह की डेमोक्रेसी होती है, यानी अपना टॉपिक पढ़ाएंगे वहाँ पे पूरा। तो टाइप्स ऑफ डेमोक्रेसी बताएंगे, 15 मिनट तक यहाँ पढ़ाएंगे। ये टाइम आप ऊपर नीचे भी अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। ये तो एक फॉर्मेट की तरह मैंने रखा है कि भाई डिवाइड द क्लास इंटू स्मॉल ग्रुप्स एंड डिस्ट्रीब्यूट हैंड आउट्स विद डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी। एग्जाम्पल डायरेक्ट डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी क्लास के छोटे छोटे समूह बना देंगे और लोकतंत्र के जो अलग अलग विभिन्न रूप हैं, जो टाइप्स हैं, वो बच्चों को बताएंगे। और जो प्रिंट आउट हम लेके गए थे, यानी हमने मटेरियल जो यूज किया था उसमें हमने लिखा था ना कि हैंड आउट्स हैं, तो उस हैंड आउट्स को बच्चों को दे देंगे। उसमें डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिखे होंगे, अलग अलग डेमोक्रेसी की फॉर्म लिखी होंगी, ठीक है। इंस्ट्रक्ट ईच ग्रुप टू रीड द इन्फॉर्मेशन एंड डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द असाइंड फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, यानी बच्चों को इंस्ट्रक्शन देंगे, निर्देश देंगे कि भैया जो इसके अंदर इन्फॉर्मेशन लिखी है उसे डिस्कस करो आपस में, उसकी विशेषता बताओ डेमोक्रेसी की। इस डिस्कशन के बाद आस्क ईच ग्रुप टू प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स टू द रेस्ट ऑफ द क्लास, यानी चर्चा के बाद प्रत्येक समूह को अपने निष्कर्ष शेष कक्षा के सामने प्रस्तुत करने के लिए कहेंगे। यानी जैसे हम बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं ना कि क्वेश्चनिंग स्किल है, इसी तरीके से बच्चों से कहेंगे कि तुम्हें अब इस टॉपिक से क्या समझ आया, क्लास के सामने प्रेजेंट करो, ठीक है। Encourage questions and facilitate a class discussion to compare and contrast the different type of democracy, यानी बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे कि भाई क्वेश्चंस पूछो, डिस्कशन करो, कंपेयर करो कितना तुमने सीखा है, कि कितने तरह के डेमोक्रेसी के टाइप हैं जो अभी तुम पीछे सीख के आए हो, यानी पूरा डिस्कशन चलेगा क्लास के अंदर।
फिर फोर्थ है मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन, जैसे कि हमने मटेरियल में स्टार्टिंग में देखा था कि भाई हम क्या यूज करेंगे, वीडियो क्लिप भी यूज करेंगे। तो इसी तरीके से फिर 10 मिनट तक वीडियो क्लिप के द्वारा बच्चों को दिखाएंगे डेपिक्ट करके कि डेमोक्रेसी क्या होती है, किस तरीके से काम करती है अलग अलग कंट्री में, और पहले किस तरीके से काम करती थी, हिस्टोरिकल इवेंट्स भी दिखाएंगे, ठीक है, अगर अवेलेबल हैं तो। फिर पोज करेंगे एक क्लिप को, इमेज टू फैसिलिटेट क्लास डिस्कशन, आस्क स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई डेमोक्रेटिक एलिमेंट, यानी वीडियो को बीच में ही रोक के बच्चों से पूछेंगे, डिस्कशन करेंगे और उनसे कहेंगे कि आइडेंटिफाई करो कौन सा इसमें एक लोकतंत्र का एलिमेंट है, कौन सा तत्व है, ठीक है। फिर रिफ्लेक्शन एंड डिस्कशन, 5 मिनट क्या करेंगे, चिंतन और चर्चा करेंगे। तो बच्चों को भी उसमें शामिल करेंगे जो हम चिंतन और चर्चा कर रहे हैं, इससे बच्चों को फायदा भी होगा एंड फायदा भी पता चलेगा डेमोक्रेसी का, और डिसएडवांटेज यानी नुकसान भी पता चलेगा कि क्या इसके प्लस पॉइंट होते हैं और क्या इसके नेगेटिव पॉइंट होते हैं, ठीक है। फिर बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे कि वे भी अपने थॉट्स को शेयर करें, जो उनके मन में आ रहे हैं, जो उनके अनुभव हैं, उन्होंने अपने आसपास क्या देखा है प्रजातंत्र को लेके, लोकतंत्र को लेके, ठीक है। फिर बाद में क्या करेंगे, जब सारी चीज़ होगी तो लास्ट में कंक्लूजन पे जाएंगे यानी निष्कर्ष पे, और मूल्यांकन करेंगे बच्चों का कि कितना बच्चों ने सीखा। समरी पूरा समराइज करेंगे पूरे चैप्टर को, पूरे की पॉइंट को कि भाई हमने ये पढ़ा, ये होता है, इतने तरह की डेमोक्रेसी होती है, कोई भी टॉपिक हो सकता है, पूरा लेसन डिस्कस करेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूट शॉर्ट क्विज और वर्कशीट टू असेस स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग और द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इट्स फीचर, यानी एक वर्कशीट बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिसमें एक छोटी सी क्विज बच्चों के साथ करेंगे, जिससे बच्चों का ये पता चल जाएगा, ये आकलन हो जाएगा कि कितना कंसेप्ट उन्हें समझ आया है डेमोक्रेसी का। फिर उस क्विज़ को कलेक्ट करेंगे और बच्चों के रिव्यू देखेंगे कि कितना ये रिव्यू आया, कितना बच्चों ने सीखा। फिर होमवर्क बच्चों को दे देंगे कि असाइन स्टूडेंट टू रिसर्च एंड राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन अ कंट्री दैट प्रैक्टिसेस अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी ऑन देयर ओन, यानी फिर कुछ भी होमवर्क दे सकते हैं कि भाई तुम्हारे देश में कैसी डेमोक्रेसी है, दूसरे देश में कैसी है, तो एक पैराग्राफ तुम्हें लिख के लाना है, ठीक है। तो ऐसे ही तो करते हैं हम लेसन प्लान में कि भाई पहले तो जनरल ऑब्जेक्टिव, फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, फिर इंट्रोडक्टरी स्किल करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, लास्ट क्वेश्चन हमारा इस तरीके का होना चाहिए जो टॉपिक से जुड़ा हुआ हो, फिर अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, डेफिनेशन और टाइप बताएंगे जो भी हमारा टॉपिक होगा, फिर बच्चों से पूछेंगे, फिर बच्चों को अगर नहीं समझ आया फिर दोबारा बताएंगे, अगर समझ आ गया है तो और थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, फिर बाद में उनका असेसमेंट करेंगे, आकलन करेंगे कि कितना उन्हें समझ आया, कितना उन्हें समझ नहीं आया, फिर उन्हें होमवर्क दे देंगे, हमारा लेसन प्लान खत्म हो जाएगा, ठीक है। समझ तो आया होगा। आगे चलते हैं भाई। तो हमारा पूरा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। लेसन प्लान की वीडियो आप जरूर देख लेना कि अगली बार लेसन प्लान के टाइप वगैरह ये सब पूछना ले, पर्पस, एम, जो भी कुछ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू ऑर्गेनाइज को करिकुलर एक्टिविटीज, एक्सप्लेन द फील्ड ट्रिप ऑफ सोशल साइंस एक्टिविटी इन डिटेल, यानी आप पाठ्य सहगामी क्रियाओं को संगठन कैसे करेंगे, यानी जो को करिकुलर एक्टिविटीज हैं उन्हें कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे। को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर फील्ड ट्रिप आ जाती है, स्पोर्ट्स आ जाते हैं, खेल कूद सारा आ जाता है, जितना भी एक्सकर्शन है, जो भी जब हम म्यूजियम वगैरह जाते हैं, कहीं भी हिस्टोरिकल इवेंट पे जा रहे हैं, तो ये सारी को करिकुलर एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाती हैं। तो हम सोशल साइंस में किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे फील्ड ट्रिप एक्टिविटीज़ को डिटेल में, ठीक है। तो देखते हैं कि ऑर्गेनाइज को करिकुलर एक्टिविटीज रिक्वायर्स केयरफुल प्लानिंग, कि अगर हम कोई भी सह पाठ्यक्रम गतिविधि का आयोजन कर रहे हैं तो कैसे करेंगे भाई, सावधानी पूर्वक करेंगे। अब देखो जैसे कि हमारे स्कूल हैं, आप लोगों के हमारे स्कूल हैं, तो हम जब ट्रिप पे जाया करते थे तो टीचर क्या है पहले से ही प्लानिंग करती थी कि कौन बच्चा जाएगा, अपना आधार कार्ड या अपनी पूरी डिटेल दो, अपने घर का एड्रेस, सारी चीज़ें, और वो ऐसी जगह हमें ले जाते थे जो हमारे करिकुलम, हमारे पाठ्यचर्या से जुड़ा हुआ हो और जहाँ हमें कुछ सीखने के लिए मिले। ऐसे थोड़ी है कि ऐसे ही कहीं उठा के जा रहे हैं, कोई आज तक क्लब में लेके गया है, पब वगैरह में लेके गया है, मॉल में किसी को कोई लेके गया है, नहीं ना। ऐसी जगह लेके जाते हैं जैसे कि चिड़ियाघर लेके जाएंगे, साइंस म्यूजियम लेके जाएंगे, रेड फोर्ट लेके जाएंगे, लोटस टेम्पल लेके जाएंगे, हिस्टोरिकल इवेंट्स पे लेके जा सकते हैं, और इस तरीके की जगह लेके जाते हैं जहाँ हमें सीखने के लिए मिलता है ना। तो यहाँ कुछ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है को करिकुलर एक्टिविटीज़ का, यानी उद्देश्य क्या होना चाहिए, इसका पर्पस क्या होना चाहिए, यानी लक्ष्य और उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो डिटरमाइन द पर्पस ऑफ फील्ड ट्रिप, फॉर एग्जांपल इट कुड बी रीइंफोर्स क्लासरूम लर्निंग, यानी इसका उद्देश्य ये होना चाहिए पहले से ही निर्धारित। पहली बात तो फील्ड ट्रिप पहले से ही निर्धारित होती है कि भाई इस जगह जाएगी।
उसे फील्ड ट्रिप इसलिए ले जाई जाती है जिससे कि बच्चे कुछ सीखें वहाँ जाके, है ना, उन्हें रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिले, यानी रियल वर्ल्ड यानी अपनी आंखों से देखेंगे, जैसे कि चिड़ियाघर ही जा रहे हैं तो बच्चे आके डिस्कस करें कि मैंने तो वहाँ डायनासोर देखा था, मैंने तो टाइगर देखा, मैंने तो ये चीज़ देखी, वो चीज़ देखी, तो अपने संदर्भ से जोड़ेंगे, ठीक है। और सोशल इंटरेक्शन यानी सामाजिक जो अंतःक्रिया है उसे भी बढ़ावा मिलेगा। सामाजिक अंतःक्रिया यानी उनके दोस्त भी बन सकते हैं और भी नए दोस्त बन सकते हैं, और बच्चे बातचीत करते हुए आपस में जाएंगे, टीचर के साथ इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। डिफाइन स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू सोशल साइंस करिकुलम सच एज ऑब्जर्विंग हिस्टोरिकल साइट्स, अंडरस्टैंडिंग कल्चरल डाइवर्सिटी और स्टडिंग ज्योग्राफिकल फीचर्स, यानी बच्चों के जो विशिष्ट उद्देश्य हैं उन्हें रिलेट करेंगे हम सोशल साइंस करिकुलम से। जैसे कि बच्चों को हम रेड फोर्ट लेके जा रहे हैं तो वहाँ वो कुछ जाके देख सकते हैं, और हुमायूं का मकबरा लेके जा सकते हैं, वहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से पुरानी इमारतें बनी थी, और भी जलियांवाला बाग लेके जा सकते हैं कि किस तरीके से वहाँ गोलियाँ चली थी, क्या था, तो हिस्टोरिकल साइट पे लेके जाएंगे, वो हमारी संस्कृति के बारे में भी समझेंगे, ज्योग्राफिकल फीचर्स को भी पढ़ेंगे, ठीक है। डेस्टिनेशन एंड सिलेक्शन की, डेस्टिनेशन सेलेक्ट करना कि कहाँ हमें जाना है, तो रिसर्च एंड आइडेंटिफाई पोटेंशियल डेस्टिनेशन दैट अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव एंड करिकुलम। इट कुड बी अ म्यूजियम, यानी हमें हम कहाँ जा सकते हैं भाई, म्यूजियम भी जा सकते हैं, म्यूजियम से भी बच्चों को सीखने को मिलता है, हिस्टोरिकल साइट पे जा सकते हैं, कोई भी कल्चरल सेंटर हो सकता है, गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं, और अ प्लेस ऑफ ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस, इस ऐसी जगह भी जा सकते हैं जहाँ भौगोलिक महत्व का स्थान हो, ठीक है। कंसिडर लॉजिस्टिक फैक्टर्स सच एज प्रोक्सिमिटी, ट्रांसपोर्टेशन ऑप्शन, सेफ्टी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी ध्यान में रखेंगे कि भाई हमारी सुरक्षा भी होनी चाहिए, हमारा जो जाने का परिवहन है, जिस ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम जा रहे हैं वो भी अच्छा होना चाहिए। अब ऐसे तो है नहीं कि किसी भी खच्चर गाड़ी में हम जा रहे हैं वो रास्ते में बंद हो गई, हमारे स्कूल की ऐसी गाड़ी थी कि रोज़ ख़राब ही हुई रहती थी, तो इस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन से तो हम नहीं जाएंगे। तो सही, अगर हम दूर कहीं जा रहे हैं तो अच्छा ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए, ठीक है। अफोर्डेबल होना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं है कि तुम 1000 रुपये फीस ले रहे हो दिल्ली तक की, क्या है, सिंपल हो जो सब बच्चे जा सकें, अफोर्डेबल हो। प्रिपरेटरी वर्क, प्रारंभिक कार्य क्या होगा कि नोटिफाई स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, पेरेंट्स एंड ऑब्टेन नेसेसरी परमिशन एंड अप्रूवल फॉर द फील्ड ट्रिप। अब जब हमारे स्कूल में फील्ड ट्रिप जाया करती थी तो हम अपने घर को मनाते थे, मम्मी भेज दीजिए, पापा भेज दीजिए, तो क्या है अपने घर को से अप्रूवल लेना, परमिशन लेना, जो नेसेसरी परमिशन है पेरेंट्स के थ्रू, एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है। प्लान द इटिनरी इंक्लूडिंग द डेट, टाइम, ड्यूरेशन, एक्टिविटीज़ ऑफ द ट्रिप, यानी सारी चीज़ें इंक्लूड करनी है कि किस टाइम ट्रिप जा रही है, क्या टाइम है, क्या ड्यूरेशन है, क्या एक्टिविटीज़ वहाँ पे होंगी। ये सुनिश्चित करें कि जो भी एक्टिविटी हो रही है वो करिकुलम से जुड़ी हुई हो, ठीक है। अरेंज ट्रांसपोर्टेशन, यानी बस अपनी अरेंज करना, वेदर इट इज़ स्कूल बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, या तो स्कूल बस हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो, या फिर हायरिंग प्राइवेट व्हीकल्स यानी किराए की गाड़ी करना, ठीक है। मेक रिजर्वेशन और बुकिंग्स, अगर दूर जा रहे हैं तो रिजर्वेशन भी करवा सकते हैं, जैसे कि अपने टिकट बुक करा दें, गाइडेड टूर्स और स्पेशल अरेंजमेंट। कम्युनिकेट द डिटेल्स टू स्टूडेंट एंड पेरेंट्स अलोंग विद एनी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन और रिक्वायरमेंट, यानी किसी विशेष निर्देश या आवश्यकताओं के साथ छात्रों और अभिभावक को विवरण संप्रेषित करें, उन्हें भी बता दें सारे इंस्ट्रक्शन पेरेंट्स को, ठीक है। प्री फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइजेशन, जब हम फील्ड ट्रिप ऑर्गेनाइज करेंगे तो उससे पहले हम देखेंगे प्री फील्ड ट्रिप को, यानी कि प्री फील्ड ट्रिप सेशन टू प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर द विजिट सच एज डेस्टिनेशन, इट्स सिग्निफिकेंस एंड रेलिवेंस टू द करिकुलम, कि भाई एक बार ओवरव्यू बता देते हैं कि भाई जैसे किसी भी म्यूजियम हम जा रहे हैं, जलियांवाला बाग ही मान लो, ये कोई भी डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं, तो बच्चों को उसका महत्व बताना है और ये बताना है कि ये हमारे करिकुलम का पार्ट है, ठीक है। कुछ बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन उन्हें देनी है, कुछ स्पेसिफिक एरियाज़ के बारे में बताना है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बताना है कि उनकी रुचि क्या है, एक्सपेक्टेशन बच्चों की डिस्कस करनी है, क्या क्या वहाँ होगा, क्या सेफ्टी रखनी है, जैसे कि पहले से ही पढ़ा लिखा के जाते हैं कि भाई तुम्हें लाइन में रहना है, शोर नहीं मचाना है, कोई भी बदमाशी नहीं करनी है, किसी बच्चे को अगर किसी बच्चे ने ऐसे किया तो फाइन होगा या फिर पिटाई होगी, तो पहले से समझा के सारा लेके जाते हैं, ठीक है। फील्ड ट्रिप डे, जिस दिन फील्ड ट्रिप जाती है उस दिन सारे अरेंजमेंट कर लिए जाते हैं, गाड़ी, फर्स्ट एड किट्स की, किसी कोई बच्चा गिर जाए, चोट वोट लग जाए, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, सारे बच्चों को इकट्ठा करते हैं एक मीटिंग पॉइंट पे और कंडक्ट अ हेड काउंट, उन्हें इनकी गिनती होती है और उनके ऊपर एक हेड बनाया जाता है, उन्हें इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, गाइडलाइन दी जाती है कि तुम्हारा बिहेवियर अच्छा रहना चाहिए, तुम्हें कैसे मैनेज करना है, कैसे एक साथ एक दूसरे के हाथ पकड़ के रहना है। सुपरविज़न, एक किसी इंसान को उनके सुपरविज़न के लिए रख देते हैं कि भाई
तुम्हारी निगरानी में बच्चे रहने चाहिए। बच्चों को फैसिलिटेट करेंगे, एंगेज करेंगे विजिट के दौरान कि बच्चे क्या हैं, उत्सुक रहें, एनकरेज रहें, प्रोत्साहित रहें, क्वेश्चंस पूछें, नोट्स बनाएं, अपनी कॉपी अपनी डायरी साथ लेके जाएं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें डिस्कशन में, एक्टिविटीज़ में। मॉनिटर स्टूडेंट्स बिहेवियर, बच्चों के बिहेवियर को भी देखना है कि वहाँ कुछ गलती ना कर दें, सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है और शो रेस्पेक्ट फॉर द डेस्टिनेशन एंड इट्स सराउंडिंग। फिर बाद में बच्चों का मूल्यांकन करना है कि जब बच्चे घूम के आ जाएंगे तो एसेस करेंगे कि क्या बच्चों ने देखा, क्या वहाँ सीखा, क्या उन्हें नई चीज़ सीखने को मिली है। क्विज़, डिस्कशन, प्रेजेंटेशन, प्रोजेक्ट कराएंगे उस ट्रिप से रिलेटेड। ओवरऑल क्या है, यह तभी पता चलेगा कि बच्चों ने कितनी इन्फॉर्मेशन गैदर की है वहाँ से। ठीक है, तो ये आप बिल्कुल आसानी से बना के लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है करिकुलम का है, कई बार आ चुका है तो इसे भी पढ़ते हैं। करिकुलम क्या होता है? पाठ्यचर्या। देखो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी करिकुलम के अंदर आती हैं। हमारी जितनी भी स्कूल के अंदर, क्लास के अंदर एक्टिविटीज़ होती हैं, पढ़ाई होती है, टीचर हो, बच्चे हों, पेरेंट्स हो, ये सारे करिकुलम का ही हिस्सा हैं कि हमें क्या टॉपिक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, तो ये सारी करिकुलम का ही हिस्सा होते हैं। करिकुलम जो है कुरकुरे वर्ड से आया, कुरकुरे, जिसका मतलब है टू रन यानी दौड़ना। तो इसे डिफाइंड एज कोर्स टू बी रन, यानी जो हमारा पूरा कोर्स पूरी साल चलता है उसका एक उद्देश्य निश्चित कर दिया गया है कि भाई ये इतने इतने चैप्टर हैं, इतने यूनिट हैं, ये सब्जेक्ट रहेंगे, सारा पूरा जितना स्ट्रक्चर है वो करिकुलम के अंदर आता है। ठीक है, कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्रो एंड क्रो ने एक डेफिनेशन दी है कि करिकुलम के अंदर सारे लर्निंग एक्सपीरियंस आ जाते हैं, सीखने के जितने भी अनुभव हैं इन और आउटसाइड स्कूल, जो स्कूल के अंदर और स्कूल के बाहर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर सारे प्रोग्राम आ जाते हैं। इसमें बच्चा क्या है, मेंटली डेवलप होता है, दिमाग से, शरीर से, सामाजिक रूप से, और स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक, और इमोशनली यानी संवेग उसके उत्पन्न होते हैं, और मोरली भी डेवलप होता है। तो यानी करिकुलम क्या है, बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है कि बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। कुनिंगम ने एक डेफिनेशन दी है कि करिकुलम क्या है, पाठ्यक्रम जो है, पाठ्यचर्या जो है वो टीचर के हाथ में है, यानी टूल इन द हैंड्स ऑफ आर्टिस्ट, यानी टीचर के हाथ में एक हथियार है कि वो बच्चे को जैसा भी मोड़ना चाहे, जैसा भी माउल्ड करना चाहे उस तरीके से कर सकता है, अकॉर्डिंग टू हिज आइडियल ऑब्जेक्टिव इन हिज स्टूडियो, यानी अपने स्कूल के अंदर अपने उद्देश्यों से, अपने मूल्यों से, अपने आदर्शों से। ठीक है, कहते हैं ना टीचर रोल मॉडल का काम करता है, जैसा टीचर होता है बच्चे भी ऐसे ही होते हैं। ठीक है, करिकुलम रिफर्स टू द ओवरऑल फ्रेमवर्क एंड प्लान फॉर टीचिंग एंड लर्निंग विद इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी पाठ्यचर्या क्या है, एक शैक्षिक संस्थान या प्रणाली के भीतर शिक्षण और सीखने के लिए समग्र रूपरेखा और योजना को संदर्भित करता है। इसके अंदर बच्चे क्या करते हैं, ज्ञान, कौशल, दक्षताओं को शामिल किया जाता है जो छात्रों को उनकी शैक्षणिक यात्रा के दौरान, यानी स्कूल के पूरा जो एकेडमिक है, पूरी जो साल है उसके दौरान जो भी उन्हें हासिल करना है उसकी उम्मीद है, उसे सीखते हैं, वो पूरी जर्नी है ये। ठीक है, अब इसके प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी एंड एक्सपीरियंस, यानी गतिविधि और अनुभव का सिद्धांत। एक सेकंड, द करिकुलम शुड नॉट इंक्लूड ओनली अ फ्यू थ्योरेटिकल कंसेप्ट, यानी करिकुलम में ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस कुछ थ्योरी ही पढ़ाएं, इसके अंदर एक्टिविटीज़ भी होनी चाहिए, बच्चों के एक्सपीरियंस भी डेवलप होने चाहिए, जनरेट भी होने चाहिए, जिससे कि बच्चे एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंस के माध्यम से सीख पाएँ। प्रिंसिपल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि फ्लेक्सिबल हो, बच्चे के अकॉर्डिंग चेंज किया जा सके, चेंजेबिलिटी इसके अंदर होनी चाहिए, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस को भी ध्यान में रखें कि हर बच्चा अलग होता है एक दूसरे के से, तो हमें करिकुलम में इस तरीके की चीज़ें रखनी है जो बच्चों के एज के अकॉर्डिंग हो, बच्चे की सिचुएशन के अकॉर्डिंग हो, बच्चे की एबिलिटी, बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, आगे चलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यानी करिकुलम में बच्चों को ये भी सिखाया जाता है, करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई फ्री टाइम है तो उसे हम कैसे यूज़ करें। ठीक है, तो करिकुलम शुड बी यूजफुल फॉर लाइफ फ्रॉम, यानी करिकुलम क्या होना चाहिए, उपयोगिता का सिद्धांत होना चाहिए, यानी करिकुलम इस तरीके का होना चाहिए कि बच्चे की लाइफ के लिए भी अच्छा हो, आगे के लिए भी अच्छा हो, प्रेजेंट के लिए भी अच्छा हो। ठीक है, बच्चा कमा भी सके और उसके फ्यूचर में भी काम आए, उसके प्रेजेंट में भी। रिलेशन विद लाइफ, यानी बच्चे की लाइफ से जोड़ के पढ़ाना है। तो मॉडर्न स्कूल इज द स्मॉल मॉडल ऑफ कम्युनिटी एंड द फोकल पॉइंट ऑफ मॉडर्न लाइफ। इन सच अ सिचुएशन इट इज इंपॉर्टेंट द करिकुलम इज इंस्पायर्ड बाय सर्कमस्टांसेस इन द कम्युनिटी एंड द करिकुलम स्कूल एंड कम्युनिटी आर म्यूचुअली रिलेटेड, यानी बच्चे की समुदाय से जुड़ा हो, बच्चे की सोसाइटी से जुड़ा हो, बच्चे की लाइफ से जुड़ा हो।
प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन एंड कोरिलेशन यानी एकीकरण और सह संबंध का सिद्धांत, यानी जो हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम इतने सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट दूसरे सब्जेक्ट से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। तो सारे सब्जेक्टों को कोरिलेट करके पढ़ाना है, सह संबंध करके पढ़ाना है, सारे सब्जेक्टों का एकीकरण करके पढ़ाना है। अगर बच्चा साइंस पढ़ रहा है तो उसे ऐसा ना लगे कि भैया ये बायोलॉजी है, ये केमिस्ट्री है, ये फिजिक्स है, ये मैथ है, क्या करके पढ़ाएं, इंक्लूड कर ले सारी ब्रांचेस को एक साथ। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ क्यूरियोसिटी, रियलिटी एंड जनरलाइजेशन यानी जिज्ञासा, वास्तविकता और सामान्यकरण का सिद्धांत, कि करिकुलम ऐसा होना चाहिए, इस तरीके की एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, और बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी भी डेवलप होनी चाहिए, जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए, रियलिटी हो और जनरलाइजेशन हो यानी वास्तविकता होनी चाहिए और सामान्यकरण होना चाहिए। ठीक है। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बच्चे की डेवलप हो, इस तरीके का करिकुलम हो कि बच्चे का क्या है, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी डेवलप होना चाहिए, ध्यान में रखा जाना चाहिए, और अगर कोई दिक्कत है तो साथ के साथ उसे ट्रीटमेंट भी दिया जाना चाहिए। यूटिलाइजेशन ऑफ लीजर यानी अवकाश के उपयोग का सिद्धांत, तो करिकुलम ऐसा होनी चाहिए जो एक्टिविटीज़ हैं, जो फ्री टाइम है उसका बच्चे यूज़ कर सके, जैसे कि छुट्टियां हैं, अब जैसे गर्मियों की छुट्टी पड़ रही है तो करिकुलम के अंदर क्या होता है, 1 महीने की छुट्टी सेट होती है कि भाई इस महीने में बच्चे की छुट्टी पड़ेगी, 20 से 25 दिन की छुट्टी है, तो इसमें हमें बच्चों को क्या कराना है, तो टीचर अब क्या करेंगे, चार्ट बनाने के लिए देंगे, मॉडल बनाने के लिए देंगे, प्रोजेक्ट बनाने के लिए देंगे। ठीक है। और बहुत सारा काम भी देंगे कि जितना हमने पढ़ाया ये सारा आपको रिवाइज करना है। तो ये क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ लीजर टाइम। इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है, लक्ष्य और उद्देश्य क्या है, कि भाई टीचर को भी डायरेक्शन देना है कि किस तरीके से क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करने हैं, कौन सी टेक्स्ट बुक हमें यूज़ करनी है, और एजुकेशनल एम और ऑब्जेक्टिव यानी लक्ष्य और उद्देश्य क्या होने चाहिए पढ़ाने के, ये सुनिश्चित करें कि हमारा क्या उद्देश्य है पढ़ने का। और टू गाइड द स्कूल मैनेजमेंट टू अरेंज प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, की स्कूल के अंदर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेंच और क्लास का जो पूरा फॉर्मेट है, स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल सही रहना चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, पूरा मैनेजमेंट होना चाहिए एजुकेशनल प्रोसेस का, ऑडियो विजुअल एड्स होनी चाहिए जिससे हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं, अच्छा सिलेक्शन होना चाहिए, को करिकुलर एक्टिविटीज़ अरेंज हो टीचर के द्वारा। ठीक है। क्या मटेरियल सेलेक्ट करना है, कैसे पढ़ाना है, ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट ऑफ टीचर, टीचर भी बिल्कुल स्किल्ड होना चाहिए, अगर स्किल्ड नहीं है तो टीचर की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। यूज़ टाइम इफेक्टिवली, टाइम को किस तरीके से उपयोग करना है प्रभावी तरीके से। यूटिलाइज द रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन्हें कैसे हमें यूटिलाइज करना है, कैसे एग्जामिनेशन लेना है बच्चों को और कैसे मूल्यांकन करना है, क्या डिसिप्लिन क्लास के अंदर होना चाहिए। ठीक है। तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज प्रोजेक्ट मेथड। डिस्कस द स्टेप्स ऑफ प्रोजेक्ट मेथड एंड सजेस्ट फ्यू प्रोजेक्ट्स विच कैन बी रन फॉर टीचिंग सोशल साइंस। तो प्रोजेक्ट विधि क्या है, किसने दिया, ये पूछा जाता है कि प्रोजेक्ट मेथड किसने दिया है। इसके कुछ स्टेप्स भी देखेंगे और कुछ प्रोजेक्ट भी देखेंगे जो सोशल साइंस में काम आते हैं। प्रोजेक्ट मेथड इज़ अ मॉडर्न कंट्रीब्यूशन ऑफ एजुकेशनल थ्योरी एंड प्रैक्टिस, यानी एक तरीके से क्या है, परियोजना जो विधि है, जो पद्धति है, वो शैक्षिक सिद्धांत और व्यवहार में एक आधुनिक योगदान है। कि आज के टाइम पे प्रोजेक्ट ज़्यादा फोकस होता है प्रोजेक्ट पे, क्योंकि प्रोजेक्ट में बच्चा इन्वॉल्व होता है। भाई प्रोजेक्ट बेसिकली है क्या, देखो कोई भी मतलब मैं इस एग्जांपल को ज़्यादातर देती हूँ, जैसे कि बाढ़ आ गई या कहीं भी, या फिर भूकंप आ गया, या फिर कोई भी दुर्घटना हो गई है, तो बच्चों को क्या है, कोई भी टास्क दिया जा रहा है, एक प्रोजेक्ट दिया जा रहा है कि तुम्हें ना देखना है कि कितने लोग पीड़ित हुए हैं, कितने लोगों को नुकसान हुआ है। तो ये क्या है, एक तरीके से सर्वे हो गया, यानी पूरा प्रोजेक्ट बना के बच्चों को लाना है। तो इसमें बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं एक्टिवली, ठीक है, करके सीखते हैं, पूछेंगे, डिस्कशन करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे। तो ये प्रोजेक्ट होता है, यानी कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है। तो ये प्रोजेक्ट मेथड जो है मॉडर्न कंट्रीब्यूशन है एजुकेशनल थ्योरी और प्रैक्टिस में। ये दिया किसने है, विलियम किलपैट्रिक ने दिया है, जो कि फादर है प्रोजेक्ट मेथड के। ये लेकिन जो ये तरीका है, ये तर्क किसने दिया था कि भाई प्रोजेक्ट का भी एक मेथड होना चाहिए जिसका प्रोजेक्ट होना चाहिए, कुछ भी, मतलब जो ये प्रोजेक्ट मेथड है, जो ये तर्क है, ये तर्क दिया है किसने, जॉन डुई ने। यानी एक तरीके से इसके जो फाउंडर हैं वो जॉन डुई हैं, लेकिन अगर फादर पूछा जाए तो प्रोजेक्ट मेथड के विलियम किलपैट्रिक हैं। ठीक है, हु इज गिवन प्रोजेक्ट मेथड, तो ज़्यादातर हम किलपैट्रिक को ही आगे रखते हैं, किलपैट्रिक को ही माना जाता है, जॉन डुई का नाम इतना ज़्यादा नहीं आता। ये सारा फोकस किलपैट्रिक पे ही इस मेथड का है। ठीक है, तो किलपैट्रिक ने एक डेफिनेशन दी है कि आप होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रिसीडिंग इन सोशल एनवायरनमेंट, यानी एक सामाजिक वातावरण में आगे बढ़ने वाली एक पूरी तरह से उद्देश्यपूर्ण ये गतिविधि है। ठीक है,
अब इसके कुछ गुण देख लेते हैं, मेरिट्स देख लेते हैं प्रोजेक्ट मेथड की। तो प्रोजेक्ट मेथड फोकस करता है लर्निंग बाय डूइंग पे, यानी जहां बच्चा एक्टिव रहता है, करके सीखता है। बच्चे खुद से इन्वॉल्व होते हैं एक्टिविटी के अंदर, जहां बच्चों की जो है थिंकिंग, सोचने की जो पावर है वो डेवलप होती है। हिंदी में पढ़ लेती हूँ, सोचने की जो क्षमता है वो विकसित होता है, बच्चे के कौशल विकसित होते हैं। प्रत्यक्ष अनुभव बच्चे को मिलता है। जब प्रत्यक्ष अनुभव क्या होता है, जब बच्चा अपने हाथों से करेगा, चीज़ों को देख के करेगा, सारे काम अपने आप कर रहा है, तो प्रत्यक्ष अनुभव यानी आंखों के सामने कोई भी चीज़ हो रही है तो वो प्रत्यक्ष अनुभव है। हमारे सामने, आंखों के सामने कुछ भी घटित हो रहा है तो वो क्या है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस है, प्रत्यक्ष अनुभव है। तो इसको बढ़ाने में मदद मिलती है। प्रोजेक्ट मेथड में टीचर जो है एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, कि टाइम टू टाइम गाइड करता रहता है बच्चों की, बच्चे ऐसे करना है, यहाँ से तुम्हें डेटा कलेक्ट करना है, या फिर आगे ये करना है, आगे ये स्टेप लेना है। तो एज अ गाइडर काम करता है। पूरी एक्टिविटी बच्चों के द्वारा की जाती है। इससे बच्चों का क्या है, आत्मविश्वास बढ़ता है और बच्चे जिम्मेदार भी होते हैं। सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी आत्म जिम्मेदारी को भी बढ़ावा मिलता है। ठीक है, अब बच्चे हों चाहे कोई भी हो, किसी को तुम कोई भी जिम्मेदारी दे दो कि ये काम तुझे ही करना है, तो उसके अंदर जिम्मेदारी वाली भावना भी आएगी, आत्मनिर्भर वाली भावना भी रहेगी, और टाइम टू टाइम उसे बड़े क्या है, गाइड करते रहेंगे, है ना। प्रोजेक्ट मेथड ऑल्सो हेल्प टू फॉर्म अ हैबिट ऑफ सेल्फ लर्निंग, यानी प्रोजेक्ट विधि क्या है, स्वयं सीखने के लिए यानी सेल्फ लर्निंग को बढ़ावा देती है, स्वयं सीखने की आदत बनाने में भी मदद करती है। बच्चे फिर खुद से करना भी सीख जाते हैं। इस मेथड में बच्चे कोलैब करके काम करते हैं, यानी ग्रुप में काम करते हैं। 1% मेक्स द लर्निंग इंटरेस्टिंग, ये कुछ गलत लिख रहा है यहाँ पे, मेक्स द लर्निंग इंटरेस्टिंग, मीनिंगफुल एंड सिग्निफिकेंस, यानी ये क्या है, लर्निंग को जब बच्चे कोलैब करके सीखते हैं, ग्रुप में सीखते हैं, तो लर्निंग क्या है, जो सीखना है वो और भी रुचिपूर्ण हो जाता है, दिलचस्प हो जाता है, बच्चे अच्छी तरीके से सीखते हैं। ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड हैव टू डेवलप अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, यानी भाईचारे की भावना भी विकसित होती है, क्योंकि प्रोजेक्ट कभी भी कोई अकेला इंसान नहीं कर पाता। कोई भी प्रोजेक्ट है उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं, तो बच्चे के अंदर ब्रदरहुड की भावना भी आएगी, क्योंकि जब इतने सारे लोग एक साथ काम करते हैं तो भाईचारे वाली भावना भी आ जाती है। सहयोगात्मक अधिगम भी बढ़ावा उसे भी मिलेगा, यानी कोऑपरेट करना भी बच्चा सीखेगा, उसके अंदर ये कोऑपरेटिव वाली भावना भी आएगी, और सोशल क्वालिटीज भी डेवलप होंगी। ठीक है, इट डेवलप्स कम्युनिकेटिव स्किल्स, और बच्चे के अंदर बातचीत करने का कौशल भी विकसित होगा, क्योंकि ग्रुप में बातचीत भी तो होंगी, और बच्चे को मौका मिलेगा कि वो खुद को भी एक्सप्रेस कर सके फुल्ली, बिल्कुल फ्रीली, बिना किसी डर के। इस मेथड में बच्चे के अंदर डेमोक्रेटिक फीलिंग्स भी डेवलप होगी, यानी जो लोकतांत्रिक भावना है उसका भी विकास होगा, यानी वो अपने हक के लिए, अपने राइट के लिए कहीं भी बोल सकता है, कहीं भी टीचर से पूछ सकता है, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कर सकता है। बच्चे पे कुछ भी थोपा नहीं जाता है इस मेथड में, बच्चे का खुद का डिसीजन होता है कि वो जहाँ तक पहुँचना जाए पहुँच सकता है, डेमोक्रेटिकली, बिना किसी रोकथाम के। ठीक है, इसमें बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा मिलता है, यानी आलोचनात्मक जो सोच है वो विकसित होती है। बच्चा, भाई कोई मेथड, कोई प्रोजेक्ट दिया हमने बच्चे को, तो बच्चे को कितना सोचना पड़ेगा। अब जैसे कि आप लोग हैं, आपको कोई भी क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए मैं दे दूं, तो आप पहले सोचेंगे भाई गूगल से उठाऊं, कहाँ से फाइंड आउट करूं, कौन सी बुक में देखूं, सारी बुक खोजूंगा, तो इससे आपकी जो सोचने की शक्ति है वो भी विकसित होगी। तो ये क्या है, आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है। 5 स्टेप्स इसके अंदर हैं। सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट की जो टॉपिक है वो कैसे सेलेक्ट करना है। प्रॉपर प्लानिंग क्या होनी चाहिए, भाई किसी भी काम करने के लिए हमारी उचित योजना भी तो होती है, फिर जो हमने योजना बनाई है उसे इम्प्लीमेंट कैसे करना है, उसे एग्जीक्यूट कैसे करना है, उसे काम पे कैसे करना है, काम कैसे लाना है। भाई हम पहले कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, फिर उस काम को क्या है, उसे उसका रास्ता दिखाएंगे, यानी उस काम को करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। फिर जो काम क्या है उसका मूल्यांकन करेंगे कि भाई सही है, गलत है, कितना सही है, कितना गलत है, कौन से वीक पॉइंट हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं। फिर उसकी रिकॉर्डिंग करेंगे बाद में, यानी पढ़ेंगे, उसे देखेंगे, ठीक है, पब्लिश करेंगे। फर्स्ट है सिलेक्शन ऑफ प्रोजेक्ट। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि क्योंकि नया टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा जोर दे रही हूँ। वो सारे टॉपिक तो हम ऑलरेडी तब भी कर चुके हैं अलग से भी, ये टॉपिक थोड़ा सा नया है, यानी और सब्जेक्ट में हमने नहीं किया है। सिलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, सबसे पहले क्या करेंगे, टॉपिक को, प्रोजेक्ट वर्क को सेलेक्ट करेंगे। द स्टूडेंट्स आर गिवन सम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अमंग देम, दे शुड सेलेक्ट द सब्जेक्ट और द प्रोजेक्ट विच हैज़ ग्रेट यूटिलिटी एंड फुलफिल द प्रैक्टिकल नीड ऑफ द पीपल। यानी इस तरीके का टॉपिक सेलेक्ट करेंगे जो हमारी जिंदगियों से जुड़ा हुआ, जो हमारी प्रैक्टिकल नीड से जुड़ा हुआ, हमारे चारों तरफ कोई भी कमी हमें दिख रही है, कोई भी इशू दिख रहा है, तो उस टॉपिक को हम ले सकते हैं, उस पर हम काम कर सकते हैं। कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होनी चाहिए, जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होती है जो हमारे जीवन से जुड़ी, हमारे आसपास, आस पड़ोस, मोहल्ले, इलाके में जो होती है, ठीक है।
इस प्रोसेस में टीचर क्या है, टाइम टू टाइम गाइड करता रहेगा बच्चों को और मोटिवेट करता रहेगा, प्रेरित करता रहेगा कि वो सही रास्ते पे चलते रहें। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट का सिलेक्शन हो गया। फिर योजना बनाएंगे। तो परियोजना पद्धति का अगला चरण क्या है, उचित नियोजन करना यानी योजना बनाना। इसमें क्या है, बच्चे एक अच्छी प्लानिंग करेंगे और टीचर उन्हें गाइड करेगा उनके प्लानिंग में, उनके काम में, उनकी योजना में। डिस्कशन में भी हेल्ड वेयर ऑल द स्टूडेंट एक्सप्रेस देयर व्यूज एंड गिव सजेशंस इन द डिस्कशन। डिस्कशन होगा, बच्चे अपने व्यूज एक्सप्रेस करेंगे कि सर ऐसे करना चाहिए, मैम ऐसे करना चाहिए। बहुत सारा डिस्कशन होगा टीचर और बच्चों के बीच में। ठीक है, टीचर सारे पॉइंट्स को पॉइंट आउट कर लेगा, जो भी प्रॉब्लम है प्रोजेक्ट की, जो भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। ये डिस्कशन जो है, इस डिस्कशन में प्रॉपर प्लानिंग हो जाएगी। बच्चे अपनी अपनी कॉपी में लिख लेंगे कि हमारी क्या प्लानिंग है, हमें आगे क्या करना है। तो फिर जो प्लानिंग की है उसे हम क्या करेंगे, क्रियान्वित करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, वही काम पे लग जाएंगे। फिर वो पहले हम जैसे घर में करते हैं कि पहले प्लानिंग करेंगे कि यहाँ से काम शुरू करना है, फिर उस काम को शुरू कर देते हैं, है ना। फिर उसे क्रियान्वित करेंगे। तो इस स्टेप में क्या है, बच्चा एग्जीक्यूट करेगा प्रोजेक्ट वर्क को अपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग। देखो ब्लूप्रिंट का भी एक क्वेश्चन था, नाम याद आ गया तो मैं बता देती हूँ। एक क्वेश्चन ब्लूप्रिंट का भी था, लेकिन वो मैं इसलिए नहीं मैंने कराया कि ब्लूप्रिंट मैं आपको कैसे करके दिखाऊं। ब्लूप्रिंट आप जब गूगल पे डाल के देख सकते हैं। ब्लूप्रिंट पता क्या होता है, जैसे कि पूरी बुक में से हमें पेपर बनाना है, तो टीचर क्या है, पहले से ही एक पेज पे पूरा लिख लेगी, पूरा तैयार कर लेगी कि ये यूनिट फर्स्ट है, इसमें से इतने क्वेश्चन मैं दूंगी, 10 क्वेश्चन होंगे, इतने परसेंट का ये चैप्टर हो गया, इतने परसेंट का ये चैप्टर हो गया। इस वाले चैप्टर है ये अंडरस्टैंडिंग बेस होगा, इसमें से न्यूमेरिकल दूंगी, ये इनकी क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देगा, ये बच्चे का इवैल्यूएशन करेगा, ये थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चन होंगे। यानी पूरा तैयार करना, पूरा फॉर्मेट ब्लूप्रिंट कहलाता है कि कौन से यूनिट से कितने नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, किस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है, लॉन्ग है, शॉर्ट है, वेरी शॉर्ट है, हार्ड है, इजी है, मॉडरेट है, समझ पे विकसित है, या फिर नॉलेज पे बेस्ड है, या फिर फैक्ट पे बेस्ड है, किस तरीके का क्वेश्चन है। तो पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करना। ठीक है, वो होता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का पेपर में क्वेश्चन आता है, लेकिन मेरे हिसाब से ब्लूप्रिंट का क्वेश्चन तो सब स्किप ही करके आते हैं, क्योंकि बनाना इतना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, बहुत टाइम लगता है, पूरी टेबल आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी और वहाँ जाके बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इसलिए नहीं रखी, नहीं तो बाकी मैंने सारे क्वेश्चन रख लिए हैं, जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं पिछले 3-4 साल में। 3-4 साल के ही पेपर मेरे पास थे और इतने इनफ भी हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, एग्जीक्यूट करेंगे, पूरी प्लानिंग जो हमने की है उसका एक ब्लूप्रिंट बना लेंगे कि हमें किस तरीके से सारे काम करने हैं, कहाँ से शुरू करना है ना। स्टूडेंट देमसेल्स असाइन वेरियस ड्यूटीज अमंग देमसेल्स अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड कैपेसिटीज। यानी जो ग्रुप है, ग्रुप में ही तो काम करेंगे, तो बच्चे सब अपनी अपनी ड्यूटी बांट लेंगे कि भैया तुझे ये काम करना है, तुझे ये काम करना है, जो जिसका इंटरेस्ट है वो उस काम को उसे दे देंगे उनकी योग्यता के अनुसार। ठीक है, every student contribute something for the completion of this project. They will collect data, visit place to place, pupil gather information, read history. देखो वही बात है ना कि प्रोजेक्ट में क्या करना पड़ता है, पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, लोगों से पूछेंगे, डिस्कस करेंगे, इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करेंगे, उस जो टॉपिक है उसमें पहले क्या इन्फॉर्मेशन है पूरी हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो ये चेन है एक्टिविटी की, ये बच्चों के द्वारा होगी। इसमें टीचर टाइम टू टाइम गाइड करता रहेगा, बच्चों को जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करता रहेगा और बच्चों को सही डायरेक्शन देता रहेगा। ठीक है, जैसे बाढ़ का ही टॉपिक है, तो जगह जगह जाके पूछना कि कैसे बाढ़ आई थी, कितने लोग प्रभावित हुए, कितने घरों में क्या नुकसान हुआ, क्या उनकी भरपाई हो सकती है, पहले कब बाढ़ आई थी, पहले कितने लोगों को नुकसान हुआ था, कितने घर बर्बाद हुए थे। तो ये सारी चीज़ें, पूरा प्रोजेक्ट है ये भी, है ना। फिर मूल्यांकन करेंगे, यानी देखेंगे कि जो पूरा काम है उसका रिव्यू करेंगे, जज करेंगे, उसे एसेस करेंगे। जज वर्ड वैसे नेगेटिव होता है। आकलन करेंगे बच्चों की परफॉर्मेंस का कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग है नहीं, क्या उसके अंदर मिस्टेक है, पूरे प्रोसेस में नोट डाउन करेंगे। और इन शॉर्ट दिस स्टेप इज वर्क इज इवेल्युएटेड, यानी इसमें मूल्यांकन हो जाएगा। फिर रिकॉर्डिंग, यानी नेक्स्ट स्टेप जो है इवैल्यूएशन के बाद है वो है रिकॉर्डिंग। यहाँ सारी एक्टिविटीज़ को कनेक्ट किया जाएगा प्रोजेक्ट के साथ और सारी रिकॉर्डेड होगी। जो बच्चों ने प्लानिंग की थी उनका डिस्कशन, उनके जो कर्तव्य हैं और क्रिटिसिज्म उनके खुद के काम के कि क्या आलोचना है, सारे पॉइंट क्या है रिकॉर्ड किए जाएंगे। रिकॉर्डिंग यानी वो फ़ोन वाली रिकॉर्डिंग नहीं, सारे रिकॉर्ड किए जाएंगे कि भाई आ जाओ इधर, देखें फलाने तुम्हारा क्या काम है, तुम्हारा क्या काम है, तुमने अपनी ड्यूटी निभाई, अच्छा तुमने लड़ाई की थी रास्ते में, तो ये सारी क्या है रिकॉर्ड कर लेंगे। मजाक कर रही हूँ, मतलब करेंगे तो यही काम कि उनकी ड्यूटीज़ देखेंगे, उनकी क्रिटिसिज्म भी लिखेंगे। अब प्रोजेक्ट मेथड के दोष क्या हैं,
तो प्रोजेक्ट मेथड नेग्लेक्ट ड्रिल वर्क, यानी ये रट्टे पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करता है, ड्रिल वर्क पे बिल्कुल भी फोकस नहीं करता है। इसमें बच्चे क्या है, कोई भी रट नहीं पाते हैं, किसी भी चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा रीड नहीं कर पाते, स्पेलिंग, ड्राइंग, इन चीज़ों का कोई इसमें काम नहीं है। लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, सबसे बड़ा इसका नेगेटिव पॉइंट यही है कि भाई इसमें टाइम बहुत लगता है, हम इसे अपनी ओवरऑल पढ़ाई में यूज़ नहीं कर सकते, एक प्रोजेक्ट में महीने महीने लग जाते हैं। अब ऐसे पढ़ाई में से यूज़ करने लगेंगे तो बच्चों का टाइम भी बहुत वेस्ट होगा और टाइम लगेगा भी बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें क्या चाहिए, एक्सपीरियंस्ड टीचर चाहिए। ये लेक झील वाली नहीं है, LACK है, लैक, यानी एक्सपीरियंस्ड टीचर की कमी रहती है इसमें। इस प्रोजेक्ट को करने के लिए बहुत ही एफिशिएंट टीचर चाहिए, जो बहुत ज़्यादा दक्षतापूर्ण टीचर हो, यानी एक्सपीरियंस्ड टीचर हो पूरा, उसकी ज़रूरत पड़ती है। प्रोजेक्ट मेथड सूटेबल नहीं है, हर सब्जेक्ट के लिए कारगर नहीं है ये, और छोटी क्लास के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चे खुद काम करते हैं। ये हायर क्लासेज में फिट होता है, ना कि लोअर क्लासेज में, ठीक है। इसमें इसे नेचुरल एनवायरनमेंट चाहिए, नेचुरल टॉपिक चाहिए, ये हर जगह पॉसिबल नहीं है और हर टाइम भी पॉसिबल नहीं है। अब इसके कुछ प्रिंसिपल देख लेते हैं। प्रोजेक्ट मेथड के सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट पर्पस, यानी निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। तो पर्पस जो है प्रोजेक्ट मैटर का, वो बिल्कुल फिक्स होता है, यानी उद्देश्य फिक्स होता है, क्लियर होता है कि वो इस काम को क्यों कर रहे हैं, वो इस प्रोजेक्ट को क्यों कर रहे हैं। भाई पूछ ले कोई, चलो बाढ़ का ही है, बाढ़ का ही टॉपिक है, पूछ ले कोई क्यों कर रहा है, तो पूछ इसलिए बच्चे बताएंगे कि भाई हमें देखना है कि कितने लोग पीड़ित हुए हैं, उन्हें क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा है, पहले कब बाढ़ आई थी, तो वो क्यों कर रहे हैं इस काम को, ये बता देंगे। तो जो पर्पस है वो बच्चों को मोटिवेट करता है उनके उद्देश्य तक जाने के लिए। अब जैसे कि हम टीवी में देखते हैं, हम सोचते हैं थोड़ी सी मदद हमारी तरफ से हो जाए, है ना, तो बच्चों को क्या है, मोटिवेट करता है उनका टॉपिक जो भी है, रियल लाइफ की जो इश्यूज हैं उन्हें पूरा करने में, ठीक है। इंटरेस्ट कैन नॉट बी अटेन बाय एमलेस एंड मीनिंगलेस एक्टिविटी, यानी लक्ष्यहीन और अर्थहीन गतिविधियों की से रुचि प्राप्त नहीं की जा सकती। ये क्या है, अच्छी गतिविधियां, तभी तो बच्चों को मोटिवेशन मिलता है। प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, इसमें बच्चे को फ्रीडम रहती है प्रोजेक्ट मेथड में, उन पे कोई भी चीज़ थोपी नहीं जा सकती, कोई भी एक्टिविटी थोपी नहीं जा सकती। बच्चे क्या है, अपने मज़े में काम करते हैं, अपने डिज़ायर, अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग एक्टिविटी करते हैं, कोई भी स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी, कोई भी उन पे प्रतिबंधित नहीं रहता, कोई भी रेस्ट्रिक्शन, कोई भी इम्पोजिशन, किसी भी तरीके की थोपना नहीं रहती या प्रतिबंध नहीं रहता कि तुम्हें यही काम करना है। बच्चे अपने आप को खुद को एक्सप्रेस करते हैं बिल्कुल फ्रीली, बिल्कुल फुल्ली, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटीज, यानी ये जो प्रोजेक्ट मेथड है ये किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव है इसका, गतिविधि की तरफ। एक्टिविटी, भाई एक्टिविटी तो करते हैं बच्चे इसमें, और कैसी एक्टिविटी करते हैं, उद्देश्यपूर्ण गतिविधि करते हैं। तो छात्रों को इस गतिविधि के बाद क्या करता है, कुछ सीखने को मिलता है, करके सीखते हैं, वो खुद अपने हाथों से करते हैं चीज़ों को, ठीक है, और प्रत्यक्ष अनुभव लेते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस, इसमें बच्चों को क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी करके सीखते हैं और एक्सपीरियंस मिलता है। इसमें एक महान टीचर की ज़रूरत पड़ती है, या छात्रों के अनुभव को माध्यम से नए तथ्य जानकारी सीखनी चाहिए, यानी बच्चे नई नई इन्फॉर्मेशन गेन करते हैं अपने एक्सपीरियंसिस के थ्रू, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, यानी उपयोगिता का सिद्धांत, जो द नॉलेज इज वर्थवाइल व्हेन इट इज यूजफुल इन डे टू डे लाइफ, यानी नॉलेज तब उपयोगी है, तब सही मानी जाएगी जब वो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी उपयोगी हो, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट है, जो परियोजना है, उसे अंजाम दिया जाना वह विद्यार्थी के साथ साथ समाज के लिए भी उपयोगी होनी चाहिए, यानी हमारी सराउंडिंग का ही टॉपिक होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि प्लांटिंग अ ट्री, प्लांटिंग अ ट्री इस तरीके का टॉपिक भी ले सकते हैं कि भाई प्लांटिंग अ ट्री, या फिर पोल्यूशन ले सकते हैं कि भाई पिछले 1 साल के अंदर पूरे एरिया में घूम घूम के देखें कितने पेड़ लगे हैं, उससे पहले कितने कम पेड़ थे, पेड़ लगने के बाद क्या सिचुएशन है, लगने से पहले क्या सिचुएशन थी। तो इसके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा, और ये सोसाइटी के लिए भी अच्छा है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रियलिटी, यानी वास्तविकता का सिद्धांत, तो जो प्रोजेक्ट है वो कैसा हो, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ हो, रियलिटी पे बेस्ड होना चाहिए, जो भी वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं नेचुरल सेटिंग में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एक्सपीरियंस, यानी सामाजिक अनुभव का सिद्धांत, तो चिल्ड्रन इज अ सोशल बीइंग, बच्चे क्या होते हैं, सामाजिक प्राणी होते हैं, वो समाज से बहुत कुछ सीखते हैं, और बच्चे समाज के लिए, सामाजिक जीवन के लिए तैयार करना होगा बच्चों को सक्रिय तरीके से। तो जो परियोजना है, छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास पर ध्यान देना चाहिए, यानी बच्चों के अंदर सोशल क्वालिटीज डेवलप करनी चाहिए, बच्चों के अंदर सामाजिक गुण विकसित होना चाहिए। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट किस पे जोर देता है, बच्चे की सामाजिक नीड पे फोकस करता है कि समाज की नीड को कैसे पूरा किया जाए। यानी अभी जो मैं बात कर रही हूँ कि टॉपिक कैसा हो
कि अपने ही आसपास से लें, अपने आसपास जो कमियां दिख रही हैं, जो इश्यूज हैं, उस टॉपिक पे काम करें। ठीक है। अब सम प्रोजेक्ट, कुछ इस तरीके के प्रोजेक्ट है जो सोशल साइंस में हम इंक्लूड कर सकते हैं। एसएसटी सब्जेक्ट है तो एसएसटी के टॉपिक देख सकते हैं कि फ्यू प्रोजेक्ट हम सोशल साइंस के क्या ले सकते हैं। तो कम्युनिटी नीड्स असेसमेंट यानी सामुदायिक जरूरतों का आकलन। तो छात्र क्या करें, बच्चे अपने लोकल कम्युनिटी में यानी अपने आसपास, अपने स्थानीय समुदाय में देखें, रिसर्च करें, आइडेंटिफाई करें कि लोगों की ज़रूरत क्या है। ये सर्वे करें, इंटरव्यू यानी क्वेश्चंस पूछें बच्चों से नहीं, सोसाइटी से, लोगों से, डेटा कलेक्ट करें, पर्पस जानें, सॉल्यूशन निकालें और इनिशिएटिव लें कि हम इन नीड्स को पूरा कैसे कर सकें। तो ये एसएसटी में हम कर सकते हैं। तो एसएसटी के अंदर ही तो आएगा ये कि समाज सेवा करेंगे, समाज में घूमेंगे, आस पड़ोस में जाएंगे, देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम चल रही है और पूरा डिज़ाइन करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे, पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसके सॉल्यूशन पे जाएंगे और फिर इस तरीके का इनिशिएटिव लेंगे यानी उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे, ऐसी पहल करेंगे। ठीक है। कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम यानी सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम करेंगे। तो छात्र शोध करके अन्य क्षेत्रों या देशों के छात्रों के साथ जुड़कर विभिन्न संस्कृतियों, परंपराओं और रीति रिवाज का पता लगा सकते हैं कि किस तरीके के लोगों के कल्चर हैं, कैसी उनकी परंपरा हैं, क्या उनके रीति रिवाज हैं, अगर गलत हैं तो उन्हें सही कैसे किया जा सकता है। इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं, आर्टिफैक्ट्स एंड इवन ऑर्गेनाइज कल्चरल इवेंट और प्रेजेंटेशन, और इस तरीके के इवेंट भी कर सकते हैं जो संस्कृति से जुड़े हुए हों। ठीक है। जैसे कि लोगों को जागरूक करना होता है, जैसे कि मतलब हमारे पहले के टाइम पे लड़कियां इतनी नहीं पढ़ती थी, तो जो ये इवेंट होते हैं कि वोमेंस को पढ़ाया जाए, लड़कियों पे ध्यान दिया जाए, तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, इवेंट्स होते हैं कि भाई लोगों की क्या है, थिंकिंग डेवलप होगी, उनके सामने एग्जाम्पल रखे जाएँ कि देखो लड़कियाँ कहाँ कहाँ जा रही हैं, लड़कियाँ प्लेन उड़ा रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, तो इससे लोग जागरूक होते हैं। थर्ड है हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन यानी ऐतिहासिक जाँच। छात्र इतिहास से किसी विशेष घटना, युग या आकृति को चुन सकते हैं यानी कोई भी पार्टिकुलर इवेंट, इरा और फिगर फ्रॉम हिस्ट्री एंड कंडक्ट इन डेप्थ रिसर्च यानी पहले के टाइम का कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं, जैसे कि क्या उठा सकते हैं, चाइल्ड मैरिज यानी बच्चों की शादी हो जाती थी कम एज में, इस तरीके के कोई भी टॉपिक उठा सकते हैं हिस्ट्री के और उस पर डेप्थ रिसर्च करें। ठीक है। उसे समझें, उसकी महत्वता, उसका कारण जानें, उसके कंसिक्वेंसेस जानें। दिस कैन क्रिएट टाइमलेस मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन और इवन रिनेक्टमेंट यानी उसमें क्या है, बच्चे मल्टीमीडिया के थ्रू यानी ऑडियो विजुअल एड्स के थ्रू प्रेजेंट करें, कोई भी हिस्टोरिकल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। ठीक है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडी कि बच्चे क्या हैं, इन्वेस्टिगेट करें, खोज करें कि हमारे वातावरण में क्या इश्यूज चल रहे हैं जो हमारे समुदाय को, जो हमारे रीजन को, हमारे क्षेत्र को अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है। जैसे कि पोल्यूशन है, डिफोरेस्टेशन है यानी पेड़ों का कटान हो रहा है, क्लाइमेट चेंज है, तो ये इसके बारे में रिसर्च करें कि इसका कारण क्या है, इसका प्रभाव क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है और क्या पर्पस होना चाहिए, किस तरीके का अवेयरनेस हम चलाएं, किस तरह का कैंपेन चलाएं, किस तरीके के एक्शन प्लान लें। तो भाई ये भी प्रोजेक्ट हो सकता है। गवर्नमेंट एंड पॉलिसी एनालिसिस, तो बच्चे क्या करें, एग्जामिन करें फंक्शन ऑफ लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल गवर्नमेंट को, एनालाइज करें पॉलिसीज़ को और फिर उन्हें एसेस करें कि उनका सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। क्रिएट करें प्रेजेंटेशन के थ्रू, मॉक डिबेट्स कर सकते हैं, इवन प्रपोज अल्टरनेटिव पॉलिसीज़। ठीक है। Remember to adapt the project ideas to the specific grade level, resources and time constant of your student. The project method allows for flexibility and creativity यानी बच्चों को प्रोजेक्ट कराने चाहिए, इससे फ्लेक्सिबिलिटी आती है, लचीलापन आता है, बच्चों में रचनात्मकता विकसित होती है, वे फ्रीली फील करते हैं यानी बिल्कुल अच्छा फील करते हैं, मॉडिफाई करते हैं प्रोजेक्ट्स को जो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग है, इस तरीके का प्रोजेक्ट करा सकते हैं बच्चों की इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये टॉपिक आपको होपफुली समझ आया होगा, बहुत इजी टॉपिक है, बना के लिख सकते हैं आराम से। अब आपका लास्ट टॉपिक है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन के क्या पर्पज़ हैं और एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषताएं हैं। तो ये टॉपिक हम ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं लेकिन थोड़ा सा स्पीडली कर लेंगे, ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा, फिर आपके ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर हो गए हैं। एक दो क्लास या एक क्लास मुश्किल से करेंगे, उसमें हम शॉर्ट और वेरी शॉर्ट कर लेंगे। ठीक है। मीनिंग ऑफ इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन का अर्थ। तो इवैल्यूएशन क्या है,
मूल्यांकन क्या होता है? देखो, मूल्यांकन होता है पूरी साल या एक यूनिट या एक चैप्टर हमने बच्चे को पढ़ाया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि उसे कितना आया है? तो मूल्यांकन वही तो प्रक्रिया है जिसमें हम बच्चे को एग्जामिन कर सकें, देख सकें कि उसने क्या अचीव किया है, किस टीचिंग मेथड से हमने पढ़ाया है वो कामयाब है भी या नहीं है टीचिंग मेथड, और क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव है हमारे पढ़ने के और बच्चे के, हमारे पढ़ाने के और बच्चे के पढ़ने के, सारी चीज़ें मूल्यांकन के अंदर आती हैं। इससे क्या ये प्रोसेस है बच्चे के बिहेवियर में चेंजेस देखने की, कि पढ़ने के बाद, हमारे पढ़ाने के बाद बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंजेस आए, क्या उसने सीखा, कितना उसने अचीव किया, कितने उसके ऑब्जेक्टिव पूरे हुए, तो वो इवैल्यूएशन कहलाता है। ठीक है, इवैल्यूएशन ये डेफिनेशन है रैमर और गेग ने दी है। इवैल्यूएशन एज्यूम अ पर्पस और आइडिया व्हाट इज गुड और डिजायरेबल फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ इंडिविजुअल, सोसाइटी और बोथ, यानी ये मूल्यांकन हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सही है, जो ठीक है, वो मूल्यांकन हो सकता है। जैसे कि आपके आस पड़ोस में बहुत सारे लोग रहते होंगे, तो उनका कैसे भी आप मूल्यांकन कर सकते हैं कि भाई ये आदमी तो बहुत अच्छा है, किसी को कह सकते हैं कि ये आदमी बहुत बुरा है, तो वो भी मूल्यांकन ही है ना। कोठारी कमीशन ने एक डेफिनेशन दी है कि इट इज नाउ एग्रीड दैट इवैल्यूएशन इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। भाई मूल्यांकन क्या है? एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ टोटल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन ऑब्जेक्टिव। यानी अगर पढ़ाई में देखा जाए तो भाई हमारा बचपन से ही मूल्यांकन होता आ रहा है, हर क्लास में होता है, कॉलेज में जाके, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, बीएड में, एमएड में, पीएचडी में, तो जहाँ भी एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है उन्हीं से जुड़ा हुआ है मूल्यांकन। ठीक है, 3 प्रोसेस होते हैं कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, लर्निंग एक्सपीरियंस क्या है, और इवैल्यूएशन यानी जिस टेक्निक से मूल्यांकन हो रहा है, टेक्निक यानी टेस्ट के थ्रू हो रहा है, ओरली हो रहा है, कैसे हम बच्चे को पता लगा रहे हैं कि कितना उसने सीखा। तो 3 प्रोसेस इसके अंदर आते हैं। ठीक है, पहला जो है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जेक्टिव ऑफ पार्टिकुलर सब्जेक्ट आर डिटरमाइंड, यानी किसी भी सब्जेक्ट के क्या है उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। फिर उसके बाद उन उद्देश्यों को पाने के लिए टीचर क्या है लर्निंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है, यानी बच्चों को सिखाता है अलग अलग मेथड से। ठीक है, फिर बाद में उसका मूल्यांकन करता है बच्चों का कि बच्चों ने कितना सीखा और टीचर के उद्देश्य कितने पूरे हुए। अब मूल्यांकन की आवश्यकता क्या है कि ये टीचर को गाइड करता है, भाई पता चलता है ना टीचर को भी कि किस मेथड से वो पढ़ा रहा है ना। नेसेसरी इन द फील्ड ऑफ साइंस टू क्लासीफाई द स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ देयर अचीवमेंट। साइंस में ये बहुत कामयाब है, बहुत बढ़िया है, इससे बच्चों का क्लासिफिकेशन हो जाता है उनके अचीवमेंट के बेस पे। ये क्या है, इट हैज़ टू मेक द बॉडी एंड माइंड डिसिप्लिन, यानी दिमाग भी संतुलन में रहता है और बॉडी भी। ये क्लैरिफाई करता है पढ़ाने के उद्देश्य को, आइडेंटिफाई करता है यानी देखता है कि बच्चों की डिफ़िकल्टी क्या है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या वीकनेस हैं बच्चों की। ठीक है, और फिर उन पे क्या काम करना है, स्टिमुलेट द स्टूडेंट एंड गिव देम द इंस्पिरेशन टू स्टडी। पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है मूल्यांकन के, तो इसका पर्पस है, मेन पर्पस है कि बच्चों का मूल्यांकन करना और फिर उन्हें क्लासीफाई करना कि बच्चे को अगर नहीं समझ आ रहा है, कुछ बच्चों को जैसे कि 5 बच्चों को समझ नहीं आ रहा, तो इन 5 बच्चों को दोबारा से हम पढ़ा सकते हैं, यानी रिमेडी दे सकते हैं। ठीक है, बच्चों के बिहेवियर में पढ़ाने के बाद क्या चेंज आए, तो इसमें भी हेल्पफुल है। ये हमें मूल्यांकन से ही तो पता चलता है कि कितना बच्चे ने सीखा, क्या मॉडिफिकेशन हुए करिकुलम में इसके द्वारा। लिमिट और लेवल ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव, यानी बच्चे के लेवल के अकॉर्डिंग, बच्चे की लिमिट के अकॉर्डिंग हम सेट करते हैं अपने मूल्यांकन के उद्देश्य। मूल्यांकन मेजर करता है टीचिंग मेथड्स की प्योरिटी को, कि जो टीचिंग मेथड्स हैं, शिक्षण विधियाँ हैं, वो कितनी प्योरिटी के साथ यूज़ हो रही हैं, बच्चों के लिए हेल्पफुल हो रही हैं। बच्चों की प्रॉब्लम को समझा जाता है मूल्यांकन के द्वारा, उनकी प्रोग्रेस देखी जाती है और उन्हें जहाँ गाइडेंस की ज़रूरत है, जहाँ उन्हें निर्देश की ज़रूरत है, दिशा की ज़रूरत है, मार्गदर्शन की ज़रूरत है, वहाँ उन्हें गाइडेंस दी जाती है। फंक्शन क्या है कि इससे बच्चे की एबिलिटी, उसकी योग्यता पता चलती है, कैपेबिलिटी पता चलती है, क्षमता पता चलती है और बच्चे के इंटरेस्ट का पता चलता है कि भाई उसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है। भाई हमने मूल्यांकन करा बच्चे का और बच्चे को मैथ में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, तो या तो इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे कि मैथ में किस तरीके से इंटरेस्ट डेवलप किया जा सके। ठीक है, इट एसर्टेन्स हाउ फार कुड लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बी अचीव्ड, यानी ये क्या है, ये पता लगाता है कि सीखने के उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त किया जा सका है, कहाँ तक पहुँच गए हैं, कितना उसे समझ आया है। वर्क ऑफ इवैल्यूएशन इज चेंज एंड इम्प्रूवमेंट इन एपेरेटस, कि अगर चेंज करने की ज़रूरत है जो एपेरेटस यूज़ कर रहे हैं, कि कहाँ हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, कहाँ चेंज करने की ज़रूरत है अपने उपकरणों में, करिकुलम में कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है।
ठीक है। बच्चे की वीकनेसेस का पता लगाना, उसे रिमेडी देना, बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल है, उसे टाइम टू टाइम फीडबैक देना, रीइंफोर्समेंट देना, उसका टेस्ट क्राइटेरिया फिक्स करना कि इतना ही तुम्हारा टेस्ट होगा इस टॉपिक का, उससे पता चल जाएगा कितना समझ आ रहा है। एम्पेरिकल एविडेंस अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग स्ट्रेटेजीज, कि जो टीचिंग रणनीतियाँ हैं, शिक्षण रणनीतियाँ हैं, वो कितनी इफेक्टिव हैं, मेथड्स कितने इफेक्टिव हैं, टीचिंग एड्स कितने इफेक्टिव हैं और कहाँ मॉडिफिकेशन करना है। एक अच्छे इवैल्यूएशन प्रोग्राम की क्या विशेषता है कि वो क्या है, मेजर करता है डायरेक्शन को और बिहेवियर चेंजेस को, कि बच्चे के बिहेवियर में क्या चेंज आए और किस डायरेक्शन पे बच्चा जा रहा है। अच्छा इवैल्यूएशन क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों हो सकता है। क्वालिटेटिव कैसे हो सकता है, क्वालिटी यानी हम बच्चे को अगर क्वांटिटी में मापना है तो हम देख सकते हैं 100 नंबर का हमने पेपर लिया तो बच्चे के 80 नंबर आए, तो ये उसकी क्वांटिटी हो गई, मात्रा हो गई कि भाई उसके 80 नंबर आ रहे हैं, तो ये तो मापा गया। क्वालिटी कैसे देख सकते हैं कि बच्चे में इम्प्रूव कितने हो रहे हैं, है ना, ठीक है। ये प्यूपिल ओरिएंटेड है, डायग्नोस्टिक है, इसमें हम बच्चे को डायग्नोज करेंगे, यानी पहले उसका निदान करेंगे, देखेंगे कि कौन सा टॉपिक नहीं समझ आया, जो नहीं समझ आया फिर रिमेडी देंगे यानी उपचार करेंगे। प्यूपिल ओरिएंटेड है यानी बच्चों की तरफ रहता है इसका झुकाव। फीडबैक देता है ये टाइम टू टाइम पूरे एजुकेशनल सिस्टम को, क्योंकि टीचर को भी देता है कि भाई अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा तो टीचर में भी तो कहीं ना कहीं कमी है। एक्टिविटी बेस्ड है। इम्प्रूव इंस्ट्रक्शन यानी जो निर्देश हैं उन्हें इम्प्रूव करने में मदद मिलती है। करिकुलम में इम्प्रूव होता है, मेथड्स में, एग्ज़ाम लेने का जो तरीका है उसमें इम्प्रूव होता है। अब एक अच्छे परीक्षण की क्या विशेषता है ये भी हम अलग से कर चुके हैं, जो हमने गुड ऑब्जेक्टिव टाइप और एस्से टाइप टेस्ट वाली वीडियो की थी। तो एक अच्छे परीक्षण का क्या है, पर्पस सेट होना चाहिए कि क्या उद्देश्य है, किस लिए हम ले रहे हैं, क्या उसका उद्देश्य होना चाहिए। इजी इन एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन में आसान होना चाहिए। तो एक अच्छे परीक्षण में क्या है, होलैंडिक डेफिनेशन दी है कि हम एक गुड टेस्ट किसे कह सकते हैं, जिसमें बच्चा इजीली आंसर कर सके, क्या आंसर देना बच्चे के लिए इजी हो, इंस्ट्रक्शन उसमें इजी हो और क्लियर होनी चाहिए, और बच्चे का ऑब्जेक्टिव जो है वो भी क्लियर होना चाहिए। इजी इन इंटरप्रिटेशन यानी व्याख्या में आसान होना चाहिए, तो व्याख्या उसकी अगर टीचर व्याख्या कर रहा है तो ईजिली कर सके, ठीक है। स्कोरिंग इजी होनी चाहिए यानी बच्चे के नंबर भी उसके अंदर सही आ जाएं। वैलिड होना चाहिए यानी एक टीचर चेक करे चाहे 10 टीचर चेक करें, बच्चे के अगर 10 में से 8 आ रहे हैं तो 10 में से 8 ही आए, वैलिड होना चाहिए सबके लिए। रिलायबल होना चाहिए यानी विश्वसनीय होना चाहिए, सटीक और निरंतरता से होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव होना चाहिए यानी वस्तुनिष्ठ होना चाहिए, ठीक है, कि भाई 100 में से 100 नंबर आ रहे हैं बच्चे के, दूसरा टीचर ले रहा है तो सेम रिजल्ट आ रहा है, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए यानी मानकीकरण हो चाहिए। एक मानकीकृत परीक्षण वह परीक्षण है जिसमें प्रक्रिया होती है, उपकरण और स्कोरिंग निश्चित होती है, यानी बिल्कुल फिक्स्ड होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होपफुली ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जो टॉपिक आपको थोड़ा सा ऐसे लगा हो कि फास्ट पढ़ाया या समझ नहीं आया है, उसे आप अलग से वीडियो जो बनाई गई हैं उनमें भी जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने बिल्कुल डिटेल में कराया है। सो क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कर सकते हैं, जहाँ भी आप बीएड ग्रुप में जुड़े हुए हैं। देखो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इतना आप कर सकते हैं कि बीएड ग्रुप में ये वीडियोस शेयर किया करें, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ जुड़े रहिए।